वहीद साहब जिन्होंने जो है ना मुझे फंसा दिया है एक इमोशनल डायलॉग करके, मेरे साथ एक वॉक करके इन्होंने कहा सर बच्चे फिजिकल इंतज़ार कर रहे हैं आपका। मैंने कहा मुझे पता कितने आ जाने हैं, ऑनलाइन की दुनिया है, इसमें फिजिकल नहीं आने। उन्होंने कहा नहीं, एक दफ़ा आपका एनर्जी से भरपूर बैच आ जाए, आग लगा दें फलाना, ये कह के और मुझे फंसा दिया उन्होंने। और पहले बात और थी, मैंने जिस वक्त एक्सेप्टेंस दी वो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। फिर बाद में उन्होंने बताया कि सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, अब मेरा एंटरप्रेन्योरल रोल अच्छा खासा आगे आ गया है, मेरा कैंपस की मैनेजमेंट ये वो सारा। उन्होंने कहा जी वो आपने एक्नॉलेजमेंट दे दी थी। तो ये एक्नॉलेजमेंट अंडर जिन सर्कमस्टांसेस दी गई थी वो ओल्ड थे और नए सर्कमस्टांसेस थोड़े चैलेंजिंग हैं। तो इन दिनों जो है ना वो कैफ में मारामारी चल रही है, अगले वीक पूरा रिवीजन क्लासेस यहाँ चल रही होंगी, उस अगले वीक आई कैप में चल रही होंगी, और मैं हर वक्त भागते भागते यहाँ पे पहुँच रहा हुआ करूँगा कि ये वाली क्लास हमने करनी है। ऊपर से 2 के बजाय 3 दिन रख ली, ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने प्लान पे कायम रहेंगे। अगर किया है तो मतलब वो वही है ना, क्या कहते हैं वो मुश्किल सड़कें ही तो अच्छे ड्राइवर तैयार करती हैं। तो ठीक है, मतलब जब ऑल इन कर दिया, वो जुए में होता है ना, सारा कुछ आप कह देते हैं ये मेरी तरफ से फुल, तो फिर फुल शॉट है इंशाल्लाह। ये 3 महीने जो है ना वो मैंने बेगम को बताया हुआ है कि बस जो है ना भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, हो सके तो अपने घर चली जाओ। उसने कहा नहीं, घर जाना बेहतर नहीं है, इधर रुक के मैं आपका इंतज़ार कर लूँगी, वो ज़्यादा बेहतर है। रात फिर मैं घर जाते हुए रास्ते में एक जगह ना रुक के शवारमा ले रहा था, वहाँ एक स्टूडेंट मिल गया। उसने कहा सर इस वक्त आप रात 2 बजे शवारमा लेते हुए, मतलब इस वक्त आप कहाँ घूमने निकले? मैंने कहा भाई मैं अभी कॉलेज से आया हूँ। तो उसके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल था कि रात 2 बजे चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉलेज से आया है, वो लेट सिटिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो फिर उसने अगला सवाल पूछा, तो क्या आप घर वाले इस वक्त खाना नहीं देते जिसकी वजह से आप, तो वो हमारे गैस रात 10 बजे के बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक है सब, तो जी हाँ, तो असल में वो बात ये कि गैस पूछ के थोड़ी आती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का घर है या नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो हाँ, जब जाती है तो जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। तो वो फिर मैंने कहा इससे पहले कि बेगम जो है मुझे फिर कोई पुरानी चीज़ जो है वो उठा के ज़बरदस्ती उसको, मतलब जो है ना वो किसी और तरह के चूल्हे पे गर्म करके और मुझे खिलाने की कोशिश करे, मैं रास्ते से वैसे ही शवारमा पकड़ता जाऊँ। क्योंकि उसके बाद फिल्म भी तो देखनी होती है ना, घर के हकूक़ भी तो पूरे करने। तो फिर जाके एक तमिल मूवी देखी उसके बाद जो है वो फिर अगले दिन के लिए तैयार हुए कि ठीक है अब सुबह से एक्टिविटी शुरू होंगी। ओए हो नहीं, तो तमिल मूवी उर्दू मतलब हिंदी डबिंग में देखी नहीं, तो क्या शवारमा, क्या शवारमा मज़े की चीज़ है। पता लाइफ जीनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। मैं ये कहूँगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं नहीं, शवारमा गरीब प्रोडक्ट है। मैं जो है ना कोई 4000 की कोई आइटम होगी तो खाऊँगा। जस्ट अब बात चल रही है तो मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट आया, उसने शायद क्वालिफाई नहीं किया था, उसने कोई 2-3 पेपर इकट्ठे पास किए थे और बड़ा एक्साइटेड था और इस तरह से। तो उसने कहा सर वो आपने कहा था कि अगर इतने पेपर पास कर लो, कोई टारगेट मैंने उसे कहा था करो, तो फिर जो है ना मैंने उसे कहा था चलो ठीक है आना, फिर मैं आपको खाना खिलाऊँगा। तो वो वाकई ही आ गया। उसने कहा सर वो आपने कहा था मैं खाना खिलाऊँगा, तो और आपने कहा था मैं अपनी पसंद का खाना खिलाऊँगा। मैं कहा ठीक है चलो। है नहीं, इतना याद नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो हुआ कि हाँ इस तरह की कोई कमिटमेंट शायद मतलब हुई हुई है। तो वो उसको मैं ले गया डेगवुड PIA रोड पे एक वो है जहाँ पे क्लब सैंडविच मुनासिब रेट में मिलता है। क्वालिटी उसकी बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ी प्रीमियम क्वालिटी होती है। तो उसने ना एनवायरनमेंट देखा, फिर उसने कहा शायद मुझे धोखा लगाओ। फिर उसने मेन्यू कार्ड उठा के देखा तो उस पर रेट भी 400 रुपये था। उसका दिल टूट गया बेचारे का। उसने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो कर रहा था, तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब अलग से मुझे खाना खिलाने लेके गए हैं। उसने कहा सर ये तो आप हल्की जगह ले आए हैं। मैंने कहा हल्की क्यों है? सर इसमें क्या टेस्ट होना है? मैंने कहा तुमने खाने से पहले ही डिसाइड कर दिया कि इसका टेस्ट हल्का होगा रेट की बेसिस पे। उसने कहा सर आप जान के अपने पैसे बचाने के लिए मुझे यहाँ लेके आए हैं, या इस तरह से आप वही एक्सपेक्टेशन ना। उसने कहा सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरे जहन में था कि आप किसी जगह जाएंगे कोई 3000 की कोई चीज़ हम खा रहे होंगे कोई इस तरह से। मैंने कहा अगर इसमें जायका 3000 से ज़्यादा हो तो ना। उसने कहा सर आपको इतना नहीं पता होगा जायके के बारे में। मैं कहा चलें अब भाई बहुत ऊपर से आए हैं तो मैं और ऊपर से। तो मैंने कहा जी मैं 6 स्टार होटल में भी क्लब सैंडविच खाया हुआ है, मैंने 4 अलग अलग मुल्कों का क्लब सैंडविच खाया है। किसी भी होटल में अगर मैं स्टे कर रहा हूँ, मैं रात जागता हूँ, तो रात में द सेफेस्ट ऑप्शन जो किसी भी मुल्क में होती है कि आप एक ऐसी चीज़ मंगवाएं जो कंफर्म जायके में बेहतर होगी, वो क्लब सैंडविच होता है।
कि उसमें गिने चुने कंटेंट्स होते हैं मुनासिब तरीके से। तो हर मुल्क का ना अपना एक जायके का टेस्ट होता है, अपने मसाले होते हैं। फॉर एग्जांपल कुआलालंपुर में आधे खाने नहीं खा सकते, अजीब सी हुमक आती है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में आपको नमक नहीं मिलेगा खानों में। फॉर एग्जांपल इराक़ के अंदर जो है उनका अपनी ख़ास तरह का चावल होता है जो प्रॉब्लम करता है। कतर जो है उधर आपको हिंदी टच ज़्यादा मिलता है खानों में पाकिस्तानी टच के बजाय। तो हर जगह का अपना अपना वो होता है, लेकिन क्लब सैंडविच एक ऐसी यूनिवर्सल आइटम है जो हर जगह मुनासिब मिल जाती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने 7,500 रुपये का क्लब सैंडविच भी खाया हुआ है और मैंने 200 रुपये का क्लब सैंडविच भी खाया हुआ है बरकत मार्केट का, ठीक है। मैंने 4 से 5 अलग अलग मुल्कों में क्लब सैंडविच खाया और मैंने कम से कम 25 अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स का या शायद उससे ज़्यादा क्लब सैंडविच खाया हुआ है। एंड दिस इज़ बेस्ट अमंग ऑल। तो दिस इज़ नॉट अबाउट कि इन्वायरमेंट क्या है, दिस इज़ अबाउट कि इसका टेस्ट इतना अच्छा है। आपने कहा था अपनी पसंद की जगह, मैं आपको उस जगह लेके आया हूँ जो मैंने पूरी दुनिया के क्लब सैंडविच के एक्सपीरियंस में मुझे सबसे अच्छा टेस्ट जहाँ का लगा, मैं आपको वहाँ लेके आया हूँ। तो उसके बाद उन्हें हुआ कि हाँ ठीक है, अगर इतने मुल्कों की अब जब 7,500 का सैंडविच भी इनको उतना अच्छा नहीं लगा और ये 400 वाला अच्छा लगा है तो कुछ तो होगा उसमें। तो समटाइम्स हमने ना एक ऑरा बिल्ड किया हुआ होता है कि नहीं जी वो अच्छी चीज़ या इस तरह से करके। मैं अगर कभी सरगोदा जाऊंगा तो मैं ज़रूर एक जगह की दाल खाऊंगा, हालांकि वो एक सस्ती प्रोडक्ट है लेकिन वो एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। तो अगर हम इसी में फंसे रहना कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो दिखना भी ज़्यादा चाहिए, तो अजियत में रहेंगे। मतलब अक्सर लोगों को एक गाड़ी पसंद नहीं आती लेकिन वो इसलिए रखी हुई होती है कि दुनिया को वो देखने में ज़रा प्रीमियम गाड़ी लगती है, और फिर ऊंची ऊंची गाड़ियों से जम मार के उतरते हैं, पाँव में चुक आ जाती है, अंदर तंग बैठे होते हैं। फॉर्च्यूनर बड़ी तंग गाड़ी है अंदर से, करोला खुली है फॉर्च्यूनर से। वीगो डाला है, अब मतलब एक डाला है लेकिन मतलब वो चूंकि वो प्रीमियम चीज़ है, दुनिया की नज़र में महंगी है, तो आप जी डाला चला रहे हैं, डाले में बैठे हुए हैं और जी आप दुनिया की नज़र में मोतबर हैं। तो दुनिया की नज़र में अगर जीना शुरू कर देना रुल जाता है बंदा। मतलब अपनी नज़र में खुश होना इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर खुश हैं अपनी ज़िंदगी के साथ और आप अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर ये चीज़ इर्रेलेवेंट है कि आप पैसे कितने खर्च कर रहे हैं। फिर अमीर होने का नुस्खा समझते हैं, हमेशा अमीर कैसे रह सकते हैं? भाई ने का इन्वेस्ट करके। भाई जो है ना बहुत कमर्शियली चलते हैं। एक बड़ा वो है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं आपसे पहले कभी बात हुई या नहीं हुई है। आपकी जेब में पैसे पड़े हैं 2,000, और आप दोस्तों के साथ प्लान करते हैं कि मैंने मरी जाना है। जब 4-5 दोस्त इकट्ठे जाते हैं तो वो जाके पहले कोई सस्ता कमरा ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे कि 500-1000 रुपये का कमरा मिल जाए और उसमें कुछ 4-5 बंदे घुसाने की ऑप्शन भी हो, ठीक है, और उसमें मज़ीद अगर कोई वो हीटर शीटर भी दे दें तो और प्लस है। अच्छा फिर क्या होगा, आप टिकट भी सबसे सस्ती वाली बस की कराएंगे, फिर उतरेंगे भी बहुत नीचे, फिर वहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे, फिर किसी एक कोस्टर टाइप की या किसी एक वो मज़दा शज़दा वगैरह में बैठ के आप ऊपर मेन मरी तक पहुँचे होंगे। फिर आप कोशिश करेंगे ज़्यादातर पहिया चलें, पाँव पे ट्रैवल करें। चेयर लिफ्ट पे लोगों को देखते हुए आप सोचेंगे कि यार ठीक है यार, मतलब ये भी लोग होते हैं, मतलब ये बैठते हैं, देखो कितना मज़े का उड़न खटोला है कि ये ऊपर लेके जा रहे हैं इन्हें, पैसे ज़्यादा होते हैं ना। मैं भी ना इस पे बैठता। तो आप ना मरी से कोई इंतहाई गुर्बत में वापस लौटते हैं, कोई 200-300 का उधार चढ़ जाता है, और जो है वो आप चीज़ें ख़रीदते हुए जब चीज़ शॉपिंग वाली जगह पे आते हैं तो आप कहते हैं यार मेरे पास कोई 5-6 हज़ार रुपये होते हैं ना तो मरी का ऐसा तूफ़ानी ट्रिप होता, मज़ा आ जाता। फिर अगली दफ़ा क्या होता है, आपकी जेब में होते हैं 5,000, आप थोड़े बड़े हो गए होते हैं लाइफ में, आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर आप मरी नहीं जाते, फिर आप जाते हैं नारायण कागान, फिर आप जाते हैं सवात। इस दफ़ा आपकी जेब में 5,000 है और आप पहुंच गए सवात। अब आप फिर गरीब हैं, वहाँ जाएंगे, फिर उसी तरह से रोते रहेंगे, फिर कब देख रहे होंगे कि यार ये स्कीइंग भी लोग कर रहे हैं, फिर देखेंगे ये दरिया के किनारे वाला होटल बड़ा प्रीमियम है, ये बड़ा मज़े की आवाज़ आती है यहाँ, लेकिन पैसे मुनासिब नहीं है। आप जो है वो गुर्बत में जीते हैं। एक टाइम आता है कि आपके पास पैसे आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000। आप कहते हैं कि सुना है कि पीसी भूरबन बड़ा कमाल है, वहाँ जाएं तो बड़ा ज़बरदस्त वो यास करदू में बड़ा मज़ा आता है।
तो स्कर्दू, आप 50,000 जेब में, आपने स्कर्दू का प्लान बना लिया, स्कर्दू गए, स्कर्दू जाके जो है वो वहाँ के होटल इतने महंगे, वहाँ की ट्रैवलिंग इतनी महंगी, वहाँ तक ज़मीनी रूट से पहुँचो तो भी इतना महंगा, और हवा से पहुँचो तो 30,000 का टिकट। तो वो सारा कुछ करके ना आप स्कर्दू पहुँच के भी सोचते हैं कि यार 10,000 ऊपर होते ना तो बड़ी ऐशी होती है। फिर एक दिन आता है आपके पास 80,000 होते हैं, आप दुबई चले जाते हैं, और दुबई जाके मॉल ऑफ दुबई को देखते हैं कि ये बड़ी महंगी जगह है। मेट्रो पे सफ़र करते हैं, कोशिश करते हैं कि बस मेट्रो के आसपास कनेक्टेड जो चीज़ें हों वहाँ जाएं। कहीं भी अगर आपको कोई और टिकट लेना पड़ गया तो वो गुनाह है, ठीक है। अलग अलग वहाँ साहिल हैं, तो बजाय इसके कि आप इस साहिल पे अलग तरीके से जाएं, उस साहिल पे अलग, आप एक साहिल पे जाएंगे और 6 किलोमीटर वॉक करेंगे। आप कहेंगे अल्लाह ने मेरी टांगें क्यों बनाई हैं, मैं आज वॉक करके पूरे साहिल को एक्सप्लोर करूँगा। तो पता ही लगेगा कि उस दुबई के वापसी पे भी आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा कोई 20,000 और होते ना, लुट हो जाती। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम अपने से ऊपर की क्लास में जी रहे हैं। जेब में 80,000 हैं, स्कर्दू जाएं। जेब में 50,000 हैं, सवाद जाएं। जेब में 5,000 हैं, मरी जाएं। स्केल अप मत करें, आप अमीर आदमी हैं। गुर्बत अमारत रिलेटिव है। आपकी जेब में अगर पैसे पड़े हुए हैं ज़्यादा और आप टारगेट रखते हैं ज़्यादा, तो आप वहाँ पे करीब होते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी क्लास के अमीर आदमी बने। मरी 5,000 के साथ आप तो लुट मचा देंगे, 1,500 की तो शॉपिंग कराएंगे आप, अच्छी जगह ठहरेंगे, हीटर भी होगा वहाँ पे, सुकून से चेयर लिफ्ट भी करेंगे। तो आपने बजाय इसके कि 2,000 से 5,000 पे आप गए, आपने क्लास चेंज की, आप उसी क्लास में रहते और आप उस क्लास को एंजॉय करते। तो आप इस क्लास के अमीर आदमी हैं अगर आप 5,000 में मरी जाएं, आप इस क्लास के अमीर आदमी हैं अगर आप 50,000 में सवाद जाएं आराम से जनाब। आप महूडन तक जाएं, आप जीप कराएं, आप वहाँ पे जीप क्या आप वो कराएं, क्या कहते हैं, 4 व्हील ड्राइव कराएं, अच्छी प्रीमियम गाड़ी करा के ऊपर तक जाएं, आप बेहतरीन होटल में ठहरें, आप अच्छा स्पेंड करें, अच्छी तरह से एंजॉय करें, फिर पैसे आपकी जेब में वापसी पे बचे हुए होंगे। तो प्रॉब्लम यही आती है कि गरीब इंसान तब होता है जब वो अपने लेवल से एक दर्जे ऊपर जा रहा होता है। हम 5 मरले में सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि हम 10 मरले की सोसाइटी में जाएंगे, और हम वहाँ जाके उस सोसाइटी के सबसे ज़्यादा गरीब आदमी बन जाते हैं। और मज़े की बात है, जब हम चलते चलते उस सोसाइटी में इमारत की तरफ जाते हैं, हमें एक कनाल नज़र आना शुरू हो जाता है। देन वी डिसाइड कि हम लाहौर से कहीं बाहर निकल के एक कनाल की जगह ले लें, और फिर 10 साल तक जीते जीते आहिस्ता आहिस्ता इतने पैसे कमा लें कि लाहौर के बीच में आएंगे, और जब लाहौर के बीच में आने जोगे होते हैं तो हमें 2 कनाल नज़र आना शुरू हो जाता है, और हम फिर पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं। तो अमीर होने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने से एक स्केल नीचे जिए। मैं इस डैगवुड के क्लब सैंडविच को कभी भी खाते हुए मुझे परेशानी नहीं होगी, सोचूंगा भी नहीं कि बैंक में पैसे पड़े या नहीं पड़े। लेकिन अगर मैं हर वक्त ऐसी जगह जाऊं जहां 6-7 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, जहां मैं 6 दोस्तों के साथ जाऊं तो 40,000 का बिल बन रहा हो, तो मैं जाने से पहले सोचूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सिंपली अपनी क्लास मत चेंज करें, आप हमेशा अमीर आदमी हैं। ये सबसे बेस्ट टोटका है, हमेशा अमीर रहने का एक टोटका ये है कि आपने एक स्टेप नीचे खेलना है। ऊपर मत देखें, नीचे देखें, अपने आसपास के लोगों में देखें। मुझे ये आइडिया मिला एक वीडियो गेम से। एक वीडियो गेम थी हिल क्लाइंब रेसिंग, बड़ी मशहूर है एंड्रॉयड की। उसमें क्या हुआ, मैंने गाड़ी ली और जनाब मैं गाड़ी में थोड़े थोड़े से पैसे कमाता जा रहा हूँ, उसके टायर बेहतर कर रहा हूँ, कभी उसका इंजन बेहतर कर रहा हूँ, सारा कुछ करते करते फिर मेरे पास पैसे हो गए इतने कि फॉर एग्जांपल 30,000 हो गए। अब मैं गाड़ी को अपग्रेड भी कर सकता था कि मुझे नज़र आया एक और गाड़ी है, मैं कह रहे वाह मैं गाड़ी अपग्रेड कर लूँ, बजाय इसके कि मैं इस गाड़ी को अपडेट करूँ, मैं नई गाड़ी ले लूँ। मैंने वो गाड़ी ली। अब जब मुकाबला शुरू होता था तो उस रेस में मैं सबसे पीछे होता था, क्योंकि जिस क्लास वालों से मेरा मुकाबला होता था, मेरी गाड़ी के तो टायर अभी वही पुराने। मैंने अपनी पिछली क्लास की गाड़ी के टायर 20 में से 10 लेवल तक वो कर लिए अपग्रेड। तो फिर खैर करते 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 मैं उस गाड़ी को अपग्रेड करता था, फिर पैसे आते थे मैं अगली गाड़ी ले लेता था। तो मैंने 4-5 महीने वो गेम खेली, बहुत आगे तक गया, लेकिन फिर मुझे एकदम से एहसास हुआ ये मैंने क्या किया है। गेम को अनस्टॉल किया, अपना गूगल डाटा सारा डिलीट किया, उसको ख़त्म किया पीछे से, गेम दोबारा से इंस्टॉल की। इस दफ़ा मैंने पहली क्लास की गाड़ी बड़ी देर तक छोड़ी नहीं।
गाड़ी ली, उसको फुल अपग्रेड कराया। अपने से 3 क्लास ऊपर वालों से मैं जीतता रहा, क्योंकि मेरा मुकाबला जब उनसे होता था वो अपनी क्लास में बहुत पीछे खड़े होते थे और मैं अपनी छोटी क्लास का सबसे तेज़ होता था। टायर भी सबसे तेज़ होते थे, रफ्तार भी सबसे तेज़ होती थी। तो उस दिन मज़ा आया कि पता लगा कि असल मज़ा तो ये है, आप नीचे की क्लास में रह के अमीर हो जाएं, आप अपने जोन में अमीर हो जाएं, रादर देन आप एक गलत जोन में एंटर हो जाएं और उस वक्त हमेशा ही गरीब रहें। तो 10 मरले की अगर कैपेसिटी रखते हैं तो वाई नॉट कि मैं अपने 5 मरले के घर के ऊपर खूबसूरत टाइलें लगा लूँ, मैं उसकी एंट्रेंस बहुत बेहतर कर लूँ, मैं उसमें हर कमरे में एसी डाल दूँ, मैं ऊपर उसमें वो लगवा लूँ, सोलर लगवा लूँ, रादर देन कि मैं 10 मरले में जाऊँ और उसके बाद उसका पेंट कराते हुए भी सोच रहा हूँ कि अब ये काम करना है, अब इस तरह से होगा। और वहाँ जाएँ तो फिर मासियाँ भी महंगी मिल रही हों, फिर वहाँ के और वो मसले भी, फिर उधर के दुकानें भी दूर हों। इधर 5 मरले में तो 4 कदम के फासले पर दुकान मिल जाती थी। तो मैंने देखा है जो अपनी हाल पे खुश रहते हैं और जो नहीं देखते कि दुनिया आपको क्या कह रही है, वो बहुत अमीर होते हैं, उनको हमेशा बड़ा मज़ा आता है। मैं एट एनी गिवन टाइम स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप अफोर्ड कर सकता हूँ फैमिली के साथ, बट मैं जाता हूँ मलेशिया। स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप मतलब 15 लाख, मलेशिया मतलब 3 लाख। 3 लाख में तूफ़ानी ट्रिप, और उधर 15 लाख में रोता हुआ वापस आऊँगा, क्योंकि एक दिन का नाइट स्टे वहाँ पे एक अच्छे होटल का होगा, मतलब पुराने डॉलर के रेट से 90,000 का होता था, और इस वक्त तो 1.5 लाख पे एक दिन का स्टे होगा। तो जब मैं अब क्लास नहीं चेंज करूँगा, मैं वो क्लास अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उस क्लास में गरीब होने से बेहतर है कि मैं नीचे वाली क्लास में अमीर हो जाऊँ। मैं मलेशिया में जाता हूँ, मैं 5 स्टार होटल में ठहरता हूँ, मैं रिजॉर्ट में ठहरता हूँ, मैं बेहतरीन खाना खाता हूँ, मैं फ़्लाइट्स पे ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पे आना जाना जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट अगर मिल जाए तो उससे करता हूँ, नहीं तो कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट से किसी ना किसी मुल्क में थोड़ा सा ट्रांजिट लेके घूम फिर लेता हूँ। फुल फैमिली इंजॉय करती है, ज़बरदस्त तरीके से ट्रिप करके वापस आता हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ। और उधर अगर जय बेगम कहीं कह दे कि अगर एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाते या ये वाले होटल में इस तरह से कर लेते तो मुझे टेंशन ही नहीं होती। मुझे पता है मैक्सिमम उससे 10,000 का फ़र्क पड़ जाएगा। यही स्विट्ज़रलैंड में बेगम की एक फरमाइश का मतलब है 2.5 लाख, ठीक है। तो मैं उसे भी कहूँगा को खुदा का खौफ करो, पागल हो गई हो। तो वो भी मुंह बना के बैठी हुई होगी, 15 लाख लगा के भी बेगम का सड़ा हुआ मुँह मिले तो फ़ायदा। वाई नॉट कि मैं अपने जोन में अमीर हो जाऊँ। मैं जिस वक्त BMW अफोर्ड कर सकता था, मैं होंडा सिटी पे फिरता था और मैं बहुत खुश आदमी था, और मैं अभी भी बहुत खुश आदमी हूँ। ठीक है, मैं सिटी से काफ़ी ऊपर चला गया, लेकिन मैंने अपनी क्लास से नीचे रहने को ही प्रेफर किया। मैं इस टाइम पे 2 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन क्यों? इसलिए कि दुनिया देखेगी कि इनके पास 2 करोड़ की गाड़ी आगे गोल गोल से वो बने हुए हैं। तो अगर मैं एलांट्रा में खुश हूँ और वो 45-50 लाख है, और वो भी अब 60 लाख की हो गई है, इतने में है, और वो मुझे सारे फीचर दे रही है जिससे मैं खुश होता हूँ, मुझे वो कंफर्ट जो मिल रही है, तो बजाय इसके कि मैं 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के कहूँ हाँ देखा सीट थोड़ी सी ज़्यादा कूजी है, या मतलब असल में वो मैं अपनी कंफर्ट तो देख नहीं रहा, मैं तो देख रहा हूँ कि बाहर से हो सकता है मुझे उसकी ड्राइव अच्छी ना लगती हो सकता है उसकी शेप मुझे अच्छी ना लगती हो, लेकिन इसलिए ले रहा हूँ कि दुनिया को अच्छी लगती है। वही बात है, वीगो डाला इसलिए लेंगे कि दुनिया को खड़ा हुआ वीगो डाला अच्छा लगता है, मुझे जहर लगती है उसकी शेप। लेकिन अगर मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैंने दुनिया को सड़ाने के लिए जीना है, तो बस मैं हर वक्त सड़ाने के बारे में सोचता रहूँगा और कभी भी खुद खुश नहीं होऊंगा। तो ये छोटी सी बात आज चूँकि बातों में निकली है, तो इसलिए मुझे बेहतर लगा कि ज़रा हम इसके ऊपर बात कर लें, और कल को ये रिकॉर्डेड में भी अगर लोगों तक पहुँच जाए। और तो हमेशा अमीर रहने का बेस्ट तरीका ये है कि अपने से एक क्लास नीचे जिए। ठीक है, आप अगर लाख रुपए कमाते हैं, आप अपना 70,000 वाले पे स्केल के लोगों के वाली लाइफस्टाइल रखें, आपके पास हमेशा 30,000 रुपये जेब में होगा। आप हमेशा सरप्लस लगा सकते हैं। जब आप हर वक्त लड़ रहे होंगे ना, मेरी इनकम ये है, मेरे खर्चे ये हैं, आप रोल जाएंगे। आपको 6,000 स्टाइपेंड मिल रहा है, नहीं कितना स्टाइपेंड भी अब तो बड़ा, 16,000 स्टाइपेंड मिल रहा है, और आप बैठे उन लोगों के साथ जो कि 2,000 रुपये के सिनेमा को देखते हैं, 2,500 का खाना खाते हैं, तो आप गरीब फील करेंगे अपने आप को। आप अपने उन बचपन के दोस्तों के साथ बैठे हैं जो 400 रुपये 300 रुपये के बर्गर से भी बड़े खुश रहते हैं, आप एंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा, देन आपको रियल टेस्ट समझ आएगा। एक दफ़ा गाड़ी का कोई इशू था, तो मैं घर से ऊबर करा के, मतलब क्रीम करा के गया माल रोड पे, हाल रोड के कॉर्नर पे एक वो नूरानी बर्गर वाला है, 200 रुपये क्रीम ने लिए जाने के। वहाँ पहुँचे तो उसने कहा सर कहाँ उतारना है, हमने कहा यहीं। उसने कहा नहीं मतलब किस जगह, कहाँ वो जाना है, हमने कहा यहीं तो खाना खाना है। तो उसने देखा कि यहाँ खाना है, जौहर टाउन से इसके लिए क्रीम करा के आए हैं, कितने का बर्गर है, मैंने कहा 100 रुपये का।
कहता आपका 200 रुपये का बिल बन गया। मैंने कहा यार जब ये चीज़ अच्छी है और मज़े की है और मुझे यूटिलिटी दे रही है तो आई एम हैप्पी कि मैं इसके लिए 200 आने का और 200 जाने का लगाया, मुझे 500 रुपये का बर्गर पड़ गया, कोई बात नहीं। मुझे वहाँ 1000 रुपये का बर्गर इतना मज़ा ना देता, ये बर्गर मुझे मज़ेदार लगता है। तो इस ज़िंदगी में मज़ा है। और मज़े की बात है, वही बात है, मैंने क्लास जब नीचे रखी तो मैं 100 रुपये के बर्गर पे आने जाने के खर्चे समेत भी मैं खुश हूँ। और वहाँ 1500 2000 का बर्गर लेता, पसंद भी ना आता और इसलिए खा रहा होता कि ठीक है पैसे बने, अब पैसे तो पूरे करने हैं ना। तो इसलिए बहुत मज़े की ज़िंदगी है, खुश रह सकता है इंसान। जो लोग सादा रहना डिसाइड कर लेते हैं ना, जो दुनिया की बात सुनना छोड़ देते हैं, वो हमेशा अमीर रहते हैं। वो सोते हुए भी अमीर हैं, वो जागते हुए भी अमीर हैं, वो हर वक्त अमीर हैं। सरप्लस रखें, जो भी आपकी इनकम है और जो भी आपके खर्चे हैं उसमें इतना गैप ज़रूर रखें कि आपके पास एक ब्रीदिंग कुशन हो, आपके पास कुछ सरप्लस पड़ा हुआ है यार, अकाउंट में पड़ा हुआ है। ओवर ट्रेडिंग ना करें, अपनी कैपेसिटी से ऊपर मत खेलें। नीचे खेल लें कोई मसला नहीं, और नीचे खेलना बुरी बात नहीं है। वही बात है, 5 मरले के मोहल्ले में सारे आपकी इज्जत करें कि ये इस इलाके का सेठ है, वो ज़्यादा मज़ेदार बात है बजाय इसके कि 10 मरले में सारे के यहाँ नया आया है, स्ट्रगल कर रहा है अभी। तो वो 10 मरले में गए इसलिए थे कि दुनिया को दिखाना है। शायद हम 5 मरले में खुश थे, हमारे वहाँ कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे, शायद वहाँ पे मूवमेंट आसान थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आप लोगों के काम आने वाली चीज़ है। आप लोग फाइनलिस्ट हैं, आप लोगों का भी स्केल बड़ी तेज़ी से चेंज होगा। अचानक से आप इनकम के अलग अलग जोन में ट्रैवल करेंगे। और मैं आपको बताऊं, 3 लाख कमाने वाला भी गरीब है, 5 लाख कमाने वाला भी गरीब है, 10 लाख कमाने वाला भी गरीब है। मेरे कई दोस्तों की सैलरियाँ अच्छी खासी होने के बावजूद अक्सर वो उधार मांग रहे होते हैं एक दूसरे से, इसलिए कि उनकी इनकम वहाँ तक नहीं पहुँची जिस लेवल की क्लास में जीना शुरू कर दिया। उन्होंने महंगे महंगे स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब की मेंबरशिप्स ले ली, उन्होंने गाड़ियाँ ले ली लंबी चौड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे, उन्होंने घरों के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वो कर ली और अपनी क्लास से ऊपर जीने की कोशिश की। और इस वक्त वो हर दिन जो है वो हर बात पर उलझ रहे होते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते। और मुझे बड़ा दुख होता है, मतलब एक दोस्त था, वो बड़ा मुश्किल से गुजारा करता था, उसके फैमिली वालों ने सपोर्ट करके उसको पढ़ाया था और अभी वो 4 लाख से ऊपर तनख्वाह ले रहा है। और उसने एक दिन मुझे कॉल की कि यार मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मैनेज नहीं हो रहा मेरे से। तो मैंने उसे कहा यार, मैंने कहा बचपन में मुझे तुम कभी गरीब नहीं लगे, मुझे आज तुम गरीब लगे हो, क्योंकि उस वक्त तुम अपने मीन्स को समझते थे, आज तुम अपने मीन्स को नहीं समझ रहे। तो आज 4 लाख की तनख्वाह के बावजूद तुम गरीब हो, और उस वक्त तुम गरीब नहीं थे जब तुम बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि कितना और तुम उसमें मैनेज करते थे। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने ख़र्चों को मैनेज करना देखें। इनकम तो एक अजीब सी चीज़ है, और जिस तरह से इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रही है, कोशिश करें अपने ख़र्चे थोड़े से कट करें, बिला वजह के एक्सपेंसेस में मत जाएं। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, फेसबुक पे सड़ाने के लिए लोगों को अपना कबाड़ा मत करें। दुनिया थोड़ी सी देर के लिए लाइक शेक मारेगी, साइड पे हो जाएंगे, आपका पूरे महीने का बजट आउट हुआ वो होगा। फिर पूरे महीने घर वालों से लड़ते फिर रहे होंगे, हर बात पे उलझ रहे होंगे, दोस्तों से उलझ रहे होंगे, उधार मांगते फिर रहे होंगे। डिग्निटी इसमें है कि अपनी कैपेसिटी से एक स्टेप नीचे जिएँ और खुल के जिएँ, बहुत अच्छा जिएँ, अमीरों वाली लाइफ गुजारें। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास लाजमी चेंज कीजिए, उस क्लास के अंदर भी बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है और लोग बहुत खुश रहते हैं उसमें। तो फिर वापस आते हैं, अब हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट लिया। आप लोगों ने कल रिवॉर्ड के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी, क्या वो सारी बातें समझ आई? क्या हम फाइनली अपने बड़े चैप्टर से बाहर निकल आए हैं? आए फिर अब शुगल मुगल चैप्टर शुरू करते हैं, स्ट्रेटेजी। कभी भी लाइफ में जब आप स्ट्रेटेजी शुरू करने लगे ना, तो द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो ये है कि चैप्टर 1 पहले पढ़ लिया जाए। चैप्टर 1 पढ़ने के लिए ना एक इल्मी बसीरत चाहिए, एक कैपेसिटी चाहिए। चैप्टर 1 ना स्ट्रेटेजी को पूरा फ्रेमवर्क बताता है, ऊपर से आप अभी उस फ्रेमवर्क को समझने के मुतहम्मिल हो नहीं पाते। अचानक से एकदम से फ्रेमवर्क आ जाता है कि अच्छा क्या होगा, पोजीशन एनालिसिस होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ऐसा होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, हम चैप्टर 2 से आगे की तरफ जाएं, और जब हमें अलग अलग सेगमेंट समझ आ जाए, हर सेगमेंट अलग से समझ आ जाए, फिर मैं आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाऊंगी। जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था यहाँ फिट होता है, जो चैप्टर 3 में पढ़ा था वो यहाँ फिट होता है। रादर देन कि मैं आज आपको बताऊँ कि एक मैप है जिस मैप में अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो आज वो मैप शायद उतना समझ ना आए, लेकिन जब आप अलग अलग यूनिट समझ के वापस आएंगे तो फिर चैप्टर 1 मेरे लिए आपको बताना समझाना ज़्यादा आसान होगा। तो वो लोग जो इवन सेल्फ स्टडी पे भी पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 से स्ट्रेटेजी मत शुरू करें, ये एक गलत डिसीजन होता है, ख़तरनाक डिसीजन होता है। मैं अपनी ओरिएंटेशन में भी कहता हूँ कि कई दफ़ा चैप्टर 1 से शुरू करना किताब को, अक्सर बच्चे क्या करते हैं सेल्फ स्टडी पे पढ़ेंगे, किताब उठाएंगे, उठाते चैप्टर 1 सामने आ जाता है।
वो इस पर इतना परेशान होते हैं 4 सफ़ों के बाद, कलाबाजियाँ खाना शुरू हो जाते हैं कि उसके बाद वो बंद करके कह देते हैं नहीं भाई ये जो है ना ये अच्छी किताब नहीं है, ये पेपर नहीं, मैं ऑडिट का पेपर दे दूँगा। इसलिए क्लासेस कभी कभी ज़रूरी होती हैं कि टीचर थोड़ा सा गाइड कर सकता है। तो हम वहाँ से शुरू करते हैं जो आपकी कैफ की अंडरस्टैंडिंग है। कैफ में आप में से कुछ लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा और कुछ लोगों ने बीच में नहीं पढ़ा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो नए बच्चे होंगे वो इंट्रो में भी पढ़ के आएंगे थोड़ी सी बिजनेस वाली बातें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने BMBS भी नहीं पढ़ा और इंट्रो टू बिजनेस भी नहीं पढ़ा और डायरेक्टली CFAP में है नई पुरानी स्कीम की घुमनगिरियों की वजह से। तो उनको इस वक्त समझना बड़ा ज़रूरी है कि व्हेन यू आर इन बिजनेस आपके लिए एनवायरनमेंट बहुत मैटर करती है। आपके एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है। मैं गुज़िश्ता कल कह रहा था कि जी हमें AC लाजमी लेने होंगे, नहीं तो रेट अचानक से बढ़ जाएगा। भाई मेरी किसी दीवार को तो नहीं कोई मसला हुआ, मेरे किसी कस्टमर को तो नहीं कोई मसला हुआ, बट देयर इज़ अ फैक्टर कि मेरे माशरे में, मेरे इन्वायरमेंट में इस वक्त एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, मेरे इन्वायरमेंट में इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है, मेरे इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो मेरे बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। तो होता क्या है कि देयर इज़ अ बिजनेस और बिजनेस के अंदर होते हैं डिपार्टमेंट्स। ये बिजनेस है और बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। बिजनेस अपनी बाहर की दुनिया से इनपुट लेता है और अपनी बाहर की दुनिया को आउटपुट देता है। ये आउटपुट गुड्स या सर्विसेज होते हैं। इसके अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है, इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है। वो प्रोसेसिंग कैसे होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये मिलके काम कर रहे होते हैं। तो बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट आप अंदर की चीज़ों को समझें और बाहर की चीज़ों को समझें। कुछ और चीज़ें इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, ये आपको अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन आपको अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मुल्क में लॉ क्या चल रहा है आपको अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेबर से रिलेटेड चीज़ें क्या चल रही हैं वो आपको अफेक्ट कर सकती हैं। आपकी पॉपुलेशन की सोच क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या सोचती है, सोसाइटी में क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द हैं, बट ये आपको अफेक्ट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कुछ होता है, क्या मैं जितने लोग मौजूद हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा डिपार्टमेंट्स सुन सकता हूँ? कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? टैक्सेशन के इश्यूज देखने वाला डिपार्टमेंट। एक कंपनी में क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकता है? IT डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन से रिलेटेड चीज़ें, प्रोक्योरमेंट भी एक भाई ने कहा उसके करीब करीब की बात हो गई जी, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस। चूंकि इन्होंने फाइनेंस बोल दिया है तो आपने मुझे बताना है फाइनेंस और अकाउंट्स में क्या फ़र्क होता है? अकाउंट्स मेनली रिकॉर्डिंग है, गुड, बड़ी अच्छी स्टार्टिंग है। और फाइनेंस रिसोर्स गैदरिंग, बिल्कुल सही है। फाइनेंस इज अबाउट पैसे की मैनेजमेंट, पैसा कहाँ से आना है, पैसा कितना चाहिए, क्या बजट्स होंगे, कौन सी जगह से लें, इक्विटी वो करें, डेट की तरफ जाएं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट डील्स विद पैसे का फ्लो एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट डील्स विद रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, IT की बात अभी शायद मैंने सुनी है कहीं से। सेल्स भी हो गया, निकालेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। नहीं आप अपना तो संभाल के रखिए ना, आप बारी आने पे। लैंड डिपार्टमेंट ये क्या करता है? रियल स्टेट में उन्होंने कहा लैंड्स और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। आप किसी भी खास एंटिटी की तरफ जाके कोई भी डिपार्टमेंट बना देखो। मेस, ये कौन सा मेस है? खाने वाला मेस, ठीक है जी। तो किचन, मेस और उससे रिलेटेड का डिपार्टमेंट भी हो सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा है। सिक्योरिटी, चलें जनरली बता दें। और कोई? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कि मशीन्स मेंटेनेंस, ये फॉर एग्जांपल यहाँ हमें एक बंदा चाहिए, एक डिपार्टमेंट चाहिए जो हर वक्त देखे जनरेटर में कोई मसला तो नहीं, कहीं कोई प्रोजेक्टर तो नहीं मसला कर रहा, कहीं किसी कमरे में कोई इशू तो नहीं आया, UPS की तारें मसला तो नहीं कर रही। मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट, आफ्टर सेल सर्विस का डिपार्टमेंट। तो अलग अलग तरह की एंटिटी में। अब दिस इज़ ऑल अबाउट इदारे के अंदर क्या हो रहा है।
हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें इदारे के अंदर के डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहे हैं और वो किस तरह से वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर देखेंगे। इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट है इदारे के बाहर, इदारे के बाहर की जो एनवायरनमेंट है। बाहर बड़ा कुछ है, आपका कंपेटिटर भी है, कंपेटिटर हम देखेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट आपके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट क्या चल रही है। तो तैयार हैं? इदारे के इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट की वो चीज़ें जो इदारे को अफेक्ट कर सकती हैं। दोबारा से साइकिल शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे चलते चलते जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं जो इदारे के इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट में इदारे को अफेक्ट कर सकती हैं? सवाल जैसे मैंने ऊपर लिखा गवर्नमेंट, एक बिजनेस के इर्द गिर्द वो क्या फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट, उसके अलावा कोई फैक्टर आपके जहन में? सराउंडिंग कंप्लायंसेस, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशंस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सिमिलर सर्विस प्रोवाइडर्स आप कहना चाह रहे हैं कि कंपेटिटर्स अफेक्ट कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसीज हो सकती हैं, लेबर से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह हो सकते हैं, अलग अलग लॉज आपको अफेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्या चल रही है मुल्क में वो आपको अफेक्ट कर सकती है, दुनिया किस तरफ जा रही है। प्रेशर ग्रुप्स, कुछ लॉबीज़ बन गई, कुछ ट्रेड यूनियंस बन गई, ये कुछ कस्टमर्स की यूनियंस बन गई, बच्चों की यूनियन बन गई, अफेक्ट करते हैं। लोगों की नेचर, जहाँ पे वो लोगों की नेचर मतलब जिस सोसाइटी में आप ऑपरेट करते हैं वहाँ की सोसाइटल थॉट्स क्या हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी करंटली हम इस वक्त फेस कर रहे हैं कि इससे बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं। इकॉनमी, आपकी इकॉनमी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। चलें जनरली अगर आप बता दें जी। क्लाइमेट, यस, बहुत सारे बिजनेसेस क्लाइमेट से अफेक्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस क्लाइमेटिक चेंजेस से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट होता है। क्रॉप्स, कस्टमर बिहेवियर्स, कस्टमर्स की जो इंटेंशंस, कस्टमर किन चीज़ों को देखता है वो। पॉपुलेशन साइज से भी बड़ा मैटर करता है। मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस क्या हैं। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अफेक्ट करता है। चेंजेस इन प्रोडक्ट्स में चेंजेस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें। मेरा एक सवाल है, वाई वी शुड मॉनिटर द एनवायरनमेंट, क्यों हम अपनी इन्वायरमेंट को देखें, परखें। आपने कहा इन्वायरमेंट में ये चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, हमें इनको क्यों देखना चाहिए, हमें क्यों। भाई मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं अपने सेल्स डिपार्टमेंट पे काम करूँ, मार्केटिंग पे काम करूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन बेहतर करूँ, मैं अपनी क्वालिटी बेहतर करूँ, मुझे क्या मुल्क से, मुझे क्या इन्फ्लेशन से। मेरा तो ये डब्बा है ना, इस डब्बे के अंदर जो हो रहा है वो मेरा बिज़नेस है, तो मैं इस डब्बे से बाहर क्यों देखूँ, क्यों। नोकिया की केस स्टडी, नोकिया ने नहीं देखा, अपने डब्बे में ही रहे, अपने तरीके से प्रोडक्शन करते रहे, उसने देखा ही नहीं कि लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गई है, लोगों का एक्सपीरियंस चेंज हो गया है। लोग एक डिफरेंट किस्म का मोबाइल चाहते हैं, उनको मोबाइल के अंदर कंप्यूटर चाहिए, वो टच स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं। और नोकिया उसको टाइम से सेंस नहीं कर सका, उसने कहा जी मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट है। उसने अपनी इन्वायरमेंट को नहीं देखा, अपने आप को नहीं बदला, डूब गई। तो क्यों देखूँ मैं अपनी इन्वायरमेंट को। अगर पेपर में सवाल आ जाए 6 नंबर का, बताएं इन्वायरमेंट क्यों देखनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ को समझने के लिए, एवेल्यूएट करें कि आपके इर्द गिर्द के फैक्टर आपको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके लिए, कुछ इनोवेशंस पता लगेंगी, कुछ थ्रेट्स होंगे। सर्वाइवल के लिए आपको इन्वायरमेंट देखनी ज़रूरी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी है, और एनवायरनमेंट को बगैर देखे ऐसा नहीं पॉसिबल जी। कंपेटिटर्स को समझना भी ज़रूरी है। इम्पैक्ट कर जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है विदिन गिवन पॉलिसीज और सारी चीज़ें। मेन पर्पस हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और जाहिर है वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बजटिंग के लिए, अच्छी बजटिंग के लिए, रिलेशंस मेंटेन करने हैं आपने। आए जी, किताब से पूछते हैं। किताब जो है ये सारी वो चीज़ें जो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, इसमें कोई इस तरह से नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट,
एनवायरमेंटल एनालिसिस का पर्पस क्या है? ताकि आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लगा सकें फ्यूचर के बारे में, एंटिटी को किस तरह से मैनेज करना है। जब आप फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लेना चाह रहे हैं तो आपकी एंटिटी की जो मैनेजमेंट है उनको कुछ चीज़ों को देखना होगा। फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एंटिटी। ड्राइवर्स ऑफ चेंज क्या है? वो डिफरेंस इन इम्पैक्ट दैट की ड्राइवर्स विल हैव ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। क्या ड्राइवर्स हैं? फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट, ये एक ड्राइवर है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। उसके चेंज होने से कौन कौन सी इंडस्ट्री पे कितना फ़र्क पड़ेगा, मैं कौन सी इंडस्ट्री में आता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम सीए का एक कॉलेज है, हम किस ड्राइवर को देखें अपने इर्द गिर्द? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हमारा क्या होगा? कॉलेज बंद हो रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं। मुल्क में धरने हंगामे शुरू हो जाएं, रोड्स ब्लॉक हो जाएं, तो पंजाब गवर्नमेंट कह दे जी 15 दिन तक ये सड़क बंद है और यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी। हमें एक्सचेंज रेट से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हम ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं और हम अपने कुछ लाइसेंसेस डॉलर में परचेज कर रहे हैं और हम उनकी पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। हमें $400 पर मंथ तो स्ट्रीमिंग का देना पड़ता है और डॉलर में ही देना पड़ता है, तो हमें फ़र्क पड़ता है। हमारे ऑनलाइन को फ़र्क पड़ता है, फिज़िकल को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कॉलेज में फ़िज़िकल डायमेंशन अफेक्ट नहीं हुई, लेकिन कॉलेज की ऑनलाइन डायमेंशन अफेक्ट हो गई। और इकॉनमी, मतलब पाकिस्तान में हालात बुरे चल रहे हैं, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? स्टूडेंट के पेरेंट्स अगर बाइंग कैपेसिटी नहीं रखते होंगे तो अब हमें कम पैसों में अच्छी चीज़ देनी पड़ेगी, खर्चा हमें पूरा करना पड़ेगा, लेकिन लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत गिर गई है। अब हमें मुख्तलिफ पैकेज देने पड़ेंगे, डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, डिस्काउंट देंगे हमारा अपना सर्वाइवल दाव पे लग जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखना होगा। ऐसी कंडीशन में फिर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बजाय कम से कम बिजनेस को चलाते रहना पसंद करते हैं। ब्रेक इवन पे कहीं ना कहीं किसी तरह से थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जाए, ठीक है, ये बिज़नेस के अप्स एंड डाउन्स हैं ऊपर नीचे के टाइम पे। भाई कोविड के अंदर सिनेमा बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, लेकिन उन्होंने पक्के बंद नहीं किए, गुजारा उन्होंने 1.5 साल का टाइम गुजारा है। उसके बाद अब नॉर्मल प्रॉफिट्स के साथ वापस भी आए हैं, लेकिन वो 1.5 साल किसी को नज़र नहीं आता। वो बिज़नेस को गुजारना होता है, ये इन्वायरमेंट को देखना है कि कौन सा ड्राइवर आपको इम्पैक्ट कर रहा है, कौन कौन से ड्राइवर का आपके बिज़नेस में है, इनकी ड्राइवर्स का एनवायरनमेंट में क्या वो है। आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि किस किस वजह से चेंज आती है और आपने उसको किस तरह से करना है। इस एनालिसिस का पर्पस क्या? आप एनवायरनमेंट को असेस करें, आप एंटिटी की पोजीशन इस एनवायरनमेंट में देखें और फिर देखें कि कौन सी स्ट्रेटजीज इस तरह से हो सकती हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और जो थ्रेट्स हैं उनसे अपने आप को कैसे महफूज रखें। एनवायरनमेंट में चेंज आ गई, आईटी आ गई, आईटी आएगी, मेरी फिजिकल क्लास अफेक्ट होगी, ओके ये थ्रेट है, बट अपॉर्चुनिटी है, मेरी ऑनलाइन क्लास ग्रो करेगी। तो अब अगर मैं सिर्फ डरूं इन्वायरमेंट से तो अच्छी बात नहीं है। इन्वायरमेंट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाए, एनवायरमेंट में आने वाले थ्रेट्स के सेफगार्ड्स कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। डन। इन्वायरमेंट एनालिसिस करने के 2 मॉडल हमारी इस किताब ने डिस्कस किए। एक को हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस और एक में पोर्टर डायमंड इन्होंने बताया। ऑल्दो एक तीसरा एनालिसिस भी होता है पोर्टर 5 फोर्सेस, लेकिन उसका कंपटीशन से ताल्लुक है तो वो किताब ने उससे आगे प्लेस किया। पेस्टल और पोर्टर डायमंड। पेस्टल क्या कहता है? पेस्टल ये एब्रीविएशन है PESTEL, P फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, कल्चरल सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल। इस E का मतलब है इकोलॉजिकल, ये फिजिकल एनवायरनमेंट को कहते हैं। इन्वायरमेंट तो इन सबको कहते हैं, लेकिन जो आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट है, माहौलियात, आपके हमसाए, आपका एग्जैक्टली जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो इकोलॉजिकल में आता है। एंड लीगल एनवायरनमेंट। पुराने ज़माने में स्लेप्ट एनालिसिस हुआ करता था, उसमें इकोलॉजिकल को इतना ज़्यादा नहीं देखते थे और इसमें बाकी करेक्टर्स पूरे हो जाते हैं। उससे पहले एक पेस्ट एनालिसिस होता था, इसमें लीगल नहीं होता था, लीगल को पॉलिटिकल के साथ काउंट करते थे। तो पेस्ट, स्लेप्ट या पेस्टल, इनमें से कोई भी एनालिसिस पूछा जाए तो इसका मतलब है आपने अपनी इन्वायरमेंट को इन 4, 5 या 6 डायमेंशंस में देखना है समझने के लिए। पोर्टर डायमंड जो है वो देखती है कि किसी भी कंट्री में कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि बड़ी ज़्यादा फ़ायदे में आ गई है। हर इंडस्ट्री की अपनी डिमांड कंडीशन होती है, अपनी फैक्टर कंडीशन होती है, अपना वहाँ पे राइवलरी होती है, अपना वहाँ पे सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो ये एक मॉडल है जिसको हमने पढ़ना है। और पेस्टल भी एक मॉडल है। पेस्टल की बात करते हैं, 6 डायमेंशंस। पॉलिटिकल सबसे पहले बात करते हैं, क्यों पॉलिटिकल ज़रूरी है, बिजनेस को पॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट करती है, कैसे अफेक्ट करती है बताएं। जनरल
सर्वाइवल बिजनेस का पॉलिटिक्स पे डिपेंड करेगा। क्यों? अच्छी गवर्नमेंट होगी, आपको महंगाई कम मिलेगी। अच्छी गवर्नमेंट होगी, अच्छी पॉलिसीज़ होंगी, अच्छा सिस्टम होगा, बिज़नेस को मौका मिलेगा। ख़राब गवर्नमेंट होगी, सही से मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो रही होगी, आप अफेक्ट होंगे। जी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, कोई पता नहीं कब कौन सी गवर्नमेंट आ जाए और पॉलिसीज चेंज हो। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, आपको हर वक्त डर लगा रहेगा, आप अपनी पॉलिसीज़ भी सही नहीं बना सकेंगे, आपका कस्टमर भी हवा में होगा, वो कहेगा नहीं जी भाई एक दफ़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में, फिर देखेंगे कि क्या करना है। जी, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है गवर्नमेंट के पास, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाएंगे, प्राइस मैनेजमेंट। अगर प्राइस कंट्रोल हो, इस तरह के नहीं हुए, इन्फ्लेशन बढ़ गई चीज़ें, तो आप एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन में आ जाएंगे। टैक्स के बुरे हालात हैं। टैक्स की वजह से भी मसलों मसाइल आ सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट पे लोग ट्रस्ट ना कर रहे हों। बहुत सारे मुल्क हमारे मुल्क पे भरोसा ना कर रहे होंगे, नहीं भाई ये अब जैसे मतलब हम IMF के साथ हमने इतनी दफ़ा वैरायटियाँ कराई हैं कि अब कोई भरोसा ही नहीं करता हम पे। पिछले 3-4 साल में लोन ले 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 उनसे वादे कर 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 और सारे तोड़ते रहे। अब वो कहते नहीं, अब वो $1 अरब देते हुए भी जो है ना वो कह रहे हैं कि पहले जो है ना वो आवाम की चीखों की आवाज़ें सुनाई दें, फिर हम लोन रिलीज़ करेंगे, वरना जो है वो हम लोन नहीं देंगे। इंपोर्ट बैन भी हो सकती है, इंपोर्ट बैन हो सकते हैं। ड्यूटीज इंक्रीज की जा ड्यूटीज। सकती हैं। तो पॉलिटिक, अब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको रट्टा मारना है। पेपर में आए तो आपने पॉलिटिकल इम्पैक्ट, और हमारे अपने मुल्क में रहते हुए तो ये एक्सप्लेन करना आसान है। बस आपको जो ये रट्टा मारना है वो ये कि पेस्टल में क्या क्या लेटर्स हैं और उसकी क्या एब्रीविएशन है, उसमें से हर उसको किस तरह से लिखना है। हम जिस दिन थोड़ा सा टाइम होगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि SPM में कितनी तरह के सवाल आते हैं, सवाल दिखने में कैसा होता है, और उसको आंसर करते हुए आपने आंसर को कितने पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करना होता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ना शुरू किया है, इतनी जल्दी हम राइटिंग की तरफ नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा हम ये स्ट्रेटजी में थोड़ा आगे चले जाएं, थोड़ा सा आपको ओवरऑल सब्जेक्ट की सेंस बेहतर क्लियर हो जाए, तो फिर वन फाइन गुड डे हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अच्छी राइटिंग कैसे करनी है, सवाल किस किस तरह के हैं, उसका स्टार्ट कैसे होना चाहिए, पेपर में उसको प्रेजेंट कैसे करना है। पॉलिटिकल हमें समझ आ गया। लीगल, जी सवाल। जो लेजिस्लेशन है वो लीगल में कवर होगी या पॉलिटिकल में कवर होगी? जी, दोनों जगह कवर होगी। लेजिस्लेशन बनाई जो जाती है और उसमें जो चेंजेस आती हैं ये पॉलिटिकल है, और बने हुए लॉस को आपने कैसे देखना है और आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये लीगल में आता है। तो जब लीगल की बात आएगी तो आप डिस्कशन ये शुरू कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट का लॉ हमें यूँ अफेक्ट करेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ यूँ अफेक्ट करेगा, लेबर का लॉ यूँ हमें अफेक्ट करेगा, क्वालिटी का लॉ ऐसे अफेक्ट करेगा, फलाना का लॉ इस तरह से अफेक्ट करेगा। तो लीगल इज़ अबाउट कानून, जो आपके इर्द गिर्द कानून है, क्यों देखना ज़रूरी है अपने इर्द गिर्द के कानून को, क्या क्या कर सकता है कानून हमारे साथ। रियलाइज कर सकते हैं अगर ना उसकी कंप्लायंस, अगर उसकी कंप्लाइंस ना हो तो हमारा इदारा बंद भी हो सकता है। इंडिकेशन हो सकती है। मिनिमम वेजेस हमें लॉ की तरफ से आ सकती है। जी, हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हमें फॉलो करना, बिजनेस इलीगल करार दिया जाता है। हमारा बिजनेस इलीगल करार दिया जा सकता है अगर लॉ हम फॉलो नहीं कर रहे। लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल कुछ लॉज हैं वो देखने होंगे कि क्या है, कितनी जगह छोड़नी है, वो फैक्ट्री के ऊपर से धुआं तो नहीं निकल रहा, ये मामला तो नहीं है, नॉइस तो नहीं है, हम पानी को गलत जगह पे तो नहीं वो कर रहे डिस्पोज। प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं मिलता है। प्रोडक्ट की अप्रूवल ही नहीं मिलता जब तक आप लॉ कंप्लाई ना करें। एथिकल लॉस, एथिक्स से रिलेटेड चीज़ों को देखना होगा। एथिकल लॉज ज़रा थोड़े से कम होते हैं क्योंकि जब वो लॉ बन गया तो वो एथिक्स नहीं रहा, तो वो कंडक्ट बन जाता है। जी, कानून क्यों देखें, हम कैसे देखें, हम कॉलेज वाले हम कैसे देखें। अपने अनुसार नहीं, ये आप दूसरी तरफ चले गए। ठीक है, राइट के लिए आई कैप के रूल्स देखने होंगे। आई कैप कहता है कमरे में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं बिठाने। आई कैप कहता है ये चीज़ इस तरह से नहीं करनी। बच्चों के को देखने के अपने लॉज हैं। टीचिंग से रिलेटेड कौन से बंदे को टीचर हम वो कर सकते हैं। RAET रजिस्टर करने के लिए कम से कम एक लैब चाहिए, क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। आजकल हमारा ऑडिट हो रहा है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट जाती है बाकायदा आई कैप को, उसके बाद वो RAET अप्रूव करता है। ऊपर से ऑडिट भी हमारा कर रहे हैं तो उनको पता है कि आब्दी साहब का इदारा है, इधर हल्का ऑडिट किया तो इन्होंने एग्जांपल्स दिया करनी है क्लासों में कि देखो लोग ऑडिटर आए और वो बस गुजारा करके चले गए। तो कोई इतनी को गहराई में उतर गए ऑडिटर कि उनको बड़ी मुश्किल से अंदर से निकालना पड़ा। भाईजान बाहर आए हैं, आप बहुत जज्बाती हो गए, इतना बड़ा मसला नहीं था। इस जगह ऑलरेडी एक RAET चल रहा था, ये वही जगह है, ये वही एसेट्स हैं, बल्कि इसमें एडिशन हुई है। तो इधर दोबारा से RAET, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन नहीं, वो उन्होंने कहा हमने, आपको पता है सर ऑडिटर तो एक एक रूल को फॉलो करता है, ऊपर से हम फिर खिलाते पिलाते भी उस तरह से नहीं है। ठीक है, वो तो ये जुल्म है असल में ऑडिटर। तो फिर मुझे आज एहसास हुआ कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं।
मतलब हम समझ रहे थे वाकई रूल्स की कंप्लायंस के लिए बहुत सख्त हो रहे हैं। तो फिर आज हमने उनको कुछ चाय पानी वगैरह भी पूछा। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा ये ऑडिटर सीए भी तो कर रहा होगा। उससे पूछा, वो फाइनल के उसने 2 पेपर पढ़ने थे। मैं कहा ज़बरदस्त। मैं कहा लड़के तुम क्लास में क्यों नहीं आते, तुम जो है ना वो मसले को। और उसने कहा सर वो फीस बड़ी ज़्यादा। मैं कहा यार पगले तुमसे फ़ीस किसने मांगी है, ठीक है तुम ये रिपोर्ट निकलवाओ, बाकी मामले जो है ना हम देख लेंगे। तो फिर समझ आया कि यस ये दिस वाज द एरिया जो मैं मिस कर रहा था। तो आज हमारी रिपोर्ट ऐसे तेज़ी से बड़ी ज़बरदस्त हो गई। खैर अगेन उनका काम ख़त्म हो गया था, लेकिन बहरहाल मतलब ये समझना ज़रूरी है कि ऑडिटर्स का जो कंसर्न है वो क्या है जी। और लॉज रेगुलेशन, मोनोपली के रिलेटेड लॉज हो सकते हैं। हो सकता है हमें खास लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन ना करनी दी जाए, हो सकता है हमें कुछ खास तरह की सर्विस ना देनी जाए, हो सकता है गवर्नमेंट कह दे आपने इससे नीचे रेट पे नहीं वो करना, इससे ऊपर डील नहीं करना। अक्सर जगह पे प्राइसेस फिक्स हो जाती हैं। यस लीगल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स इस वक्त तो मतलब आप इसके ऊपर किताब लिख सकते हैं। इकॉनमी आज तक इतनी समझ नहीं आई, खैर समझ तो किसी को भी नहीं आई, चलाने वालों को भी नहीं आई, लेकिन अब हम इकोनॉमिक्स पे बहुत सारी बात कर सकते हैं। क्या बात करें? डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट करेगा, एक्सचेंज रेट अफेक्ट करेगा, मार्केट डिमांड सप्लाई हो गया। ओवर द ईयर जो है वो काइबोर रेट ऑलमोस्ट 7% से 16-17%। काइबोर बढ़ते बढ़ते इतना आगे चला गया तो बिजनेस अब फाइनेंस कहाँ से, मतलब मुझे कॉलेज वो करना है तो मुझे सारा इक्विटी से करना है, वरना बड़ा आसान सा काम था। मैं बोरविंग पकड़ता, 6 महीने के सेशन से थोड़ा सा कुछ आता कुछ पे करता, 6 महीने अगले सेशन से कुछ आता कुछ पे करता, मैं आराम से कॉलेज के बीच में से 1.5 साल में पैसा निकाल के दे देता। अब काइबोर ही कहाँ पे पहुंचा हुआ है, मैं तो नहीं बोरविंग कर सकता। फर्ज करें मैं इंटरेस्ट बेस्ड बोरविंग सोचता भी कभी, बिजनेस तो ज़ाहिर एक मतलब रिलीजन से हट के ज़रा थोड़ा सा एक कमर्शियल सेंस में देखता है। तो अगर मैं कर ना चाहता भी तो मैं इतने बड़े काइबोर रेट और उसके साथ ये डिसीजन ना ले पाता, और शायद फिर अगर मेरे पास इक्विटी ना पड़ी होती तो मैं कॉलेज शुरू ही ना करता। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरेस्ट रेट, आपकी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बिजनेसेस एक खास लेवल से आगे खेलते ही किसी और के पैसे पे हैं, वहीं से पैसा आता है, वहीं से चीज़ें अपने वर्किंग कैपिटल को गोल गोल घुमाते रहते हैं। सब तबाह हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा हुआ है। फिर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो लोगों की बाइंग पावर भी तो कम है, पर कैपिटा इनकम कम है। तो अब मुझे वैसे ही सोचना है दोनों तरह से। मेरे एम्प्लॉयज़ कहेंगे पैसे दो, मेरा कस्टमर कहेगा कम पैसे लो, खर्चे मेरे बढ़ते जाएंगे, इनकम मेरी शॉर्ट होती जाएगी और मुझे सर्वाइव करना है। दिस इज़ द गेम। करेंसी डिवैल्यूएशन मतलब वो वहाँ बाहर बैठा हुआ कहीं कोई एक डॉलर है जिसका रेट अचानक से चेंज होता है और मेरे मुल्क में लोगों के पास रखा हुआ एसी महंगा हो जाता है, जो ख़रीद चुके हुए हैं, वो जो उनके पास पड़ा हुआ है दुकान में, वो दुकान में बैठे बैठे महंगा हो जाता है। चूँकि द थिंग्स डू लाइक दिस, लोगों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन का फ़ायदा उठाता है। तो इस वक्त फरवरी में हमने अगस्त तक जितने एसी अलग अलग शिफ्टों में लगाने थे बिल्डिंग में, वो जनवरी में ख़रीदने पड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज के डॉलर बढ़ा है और वो आ चुके हुए हैं, पाकिस्तान मौजूद हैं, ख़रीदे गए हैं, उनकी कॉस्ट लॉक हुई हुई है, अब उससे कॉस्ट ऊपर नहीं बढ़नी है। इस वक्त कोई आइए से किस नहीं लगना उस पर, लेकिन रेट बढ़ा देना उन्होंने। तो आई एम बीइंग अफेक्टेड, मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदते हुए भी उस करेंसी रेट से मुतासिर होऊंगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी बिजनेस साइकिल रिसेशन वगैरह अफेक्ट करती है। इंटरनेशनल जो रिसेशन है उसकी वजह से वहाँ की सप्लाई, वहाँ से चीज़ें महंगी हो गई, उससे हमारे मुल्क को अफेक्ट होगा। तो इकॉनमी आपको अफेक्ट करती है। फिजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकती है? फिजिकल एनवायरनमेंट में थोड़ा बता देता हूँ। नॉइस, सराउंडिंग्स, फिजिकल एनवायरनमेंट, ओजोन की लेयर, ये सारी बातें, सड़कें अफेक्ट कर सकती हैं। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ भी इस्तेमाल हो भी सकती है या नहीं? हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कहाँ? सर फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे ईंटों के भट्टे बने हुए हैं, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाए वहाँ पे ये वाली ईंट इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पे कंक्रीट की ईंट ठीक है, या ये वाला भट्टा वहाँ पे जाके नहीं लगा सकते। ठीक है। इसका मतलब है आप बात कर रहे हैं सोशल फैक्टर्स की, आप अवाम मतलब अवाम की एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। हम फिजिकल एनवायरनमेंट की, आपने भट्टे की एग्जांपल दी, आप ये कहें कि भट्टा धुआं निकालता है, जब धुआं निकालता है तो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। तो गवर्नमेंट स्मॉग आने वाले महीने से 3 महीने पहले ही भट्टे वालों से कहते हैं कि बस
चक्कर ही कोई नहीं, आप फिजिकल इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। आप लॉ के तहत भी फंस जाएंगे, आप पॉलिटिकली भी फंस जाएंगे। तो अगर आप अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस है ही नहीं। तो फिर हमें देखना है कि हमारी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन तो नहीं है बहुत ज़्यादा, हमारे इदारे की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं है। हमें अपने इदारे में सोचना है कि हमारे बाहर बाइक्स कहीं सड़क ब्लॉक तो नहीं कर देंगे। हमारे कॉलेज में अगर लेक्चर्स हैं और उसके साथ स्पीकर लगे हुए हैं तो हमारे जो हमसाए हैं जहाँ पे लोग घर में रह रहे हैं उनके घर हमारे लेक्चर्स की आवाज़ें तो नहीं जाएंगी। हमारे छत पे अगर लोग खड़े हुए हैं और कैंटीन वहाँ मौजूद है तो वो अब रैपर उठा के साथ वालों के घर में तो नहीं फेंक रहे। ये सारी फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसको हमने देखना है। फैक्ट्रियों को तो बहुत सारे और मसलों मसाइल हैं, उनकी वेस्टेज के मसले हैं, उनकी एनर्जी के मसले हैं, एमिशंस के मसले हैं। वो तो हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का फैक्ट्रियाँ पूरी वो तबाह कर रहे हैं, ओजोन लेयर खाए जा रहे हैं। तो उनके ऊपर लेजिस्लेशन भी बहुत सारी लगेंगी और उनको अपनी ये फिजिकल इन्वायरमेंट को देखना होगा। फिर जो बिज़नेस अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट को नहीं देखता ना, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। पैकेजेस फैक्ट्री इन्होंने लाहौर से बहुत बाहर निकल के बनाई थी, काफ़ी बाहर निकल के। फिर लाहौर शहर बढ़ते 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 वहाँ पर पहुँच गया और डिफेंस का वो एक ब्लॉक बन गया। जब वो डिफेंस का ब्लॉक बन गया तो वो सबसे सस्ता ब्लॉक होता था, वहाँ कोई जगह नहीं लेना चाहता था क्योंकि वहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ इर्द गिर्द जो पानी है वो पोल्यूटेड था। पैकेजेस की फैक्ट्री ने कुछ गलत नहीं किया था, एक रजिस्टर्ड जगह पे थे, वो इंडस्ट्रियल एरिया था, बाकायदा सारा कुछ सही हुआ था। बट अब वहाँ लोग आके बसना शुरू हो गए थे और उनके धुएं से उसके माहौल वाले लोग अफेक्ट हो रहे थे। एक पूरा मॉब बना, एक पूरा ग्रुप बना, प्रेशर ग्रुप, और उन्होंने कहा कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप हमारे डिफेंस को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने कुछ गलत नहीं किया। मज़े की बात, उन्होंने कहा ठीक है आपने गलत नहीं किया, आपकी प्रोडक्ट्स का हम बाइकआउट कर देते हैं। उन चंद अमीरों में से किसी ने कहा ठीक है मेरी फ़लाना कंपनी आपसे इतना माल उठाती नहीं उठाएंगे, हम बाहर से इंपोर्ट कर लिया करेंगे। बाइकआउट शुरू कर दिया। कंपनी पे एक ऐसा टाइम आया कि कंपनी ने कहा ठीक है जी वाकई माजरत, हम गलत जगह पे मौजूद हैं, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत ही बाहर निकल के उन्होंने अपना सेटअप कर लिया और फिर उन्होंने कहा जी हम इस इलाके की खोई हुई खुशियाँ वापस लेके आएंगे। उस फैक्ट्री को कन्वर्ट कर दिया एक खूबसूरत से मॉल में। पैकेजेस मॉल, बेसिकली दैट वाज पैकेजेस फैक्ट्री। पैकेजेस मॉल में कन्वर्ट कर दिया और उस इलाके की इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस इलाके की सोशल एक्टिविटी को इस तरह से वापस लेके आए कि बाद में मतलब वो सारे लोग जो कि उनके अगेंस्ट हो गए तो उन्होंने कहा नो आपने जो है ना जो काम किया बड़ा अच्छा है। तो समटाइम आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होने वाले लोग सोशली भी आप पे प्रेशर डाल देते हैं, सोशल फैक्टर भी एक्टिवेट हो जाता है और आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो लोग इस चीज़ को बॉदर करते हैं, यानी कि वो बुरे माने जाते थे कि यार ये ग्रुप, यार ये तो फजूल लोग हैं, इन तो डिफेंस का माहौल ख़राब किया हुआ है, इनको तो परवाह ही नहीं है, ये तो बस माहौल में गंदगी फैलाए जा रहे हैं, उनको किसी की परवाह ही नहीं है। तो वो बिजनेसेस जो अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते वो अनएथिकल बिजनेस कंसिडर होते हैं। लोग उनका बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। बाहर के मुल्कों में लोग पसंद करते हैं, वो कहते हैं ये ग्रीन कार है, ये कम धुआं छोड़ती है, वो उसके 3-4 लाख रुपए ऊपर दे देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कार है, वो डीजल वाली कार छोड़ देंगे, वो कहेंगे इलेक्ट्रिक कार है हम इसको पे करेंगे, ये इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रही। तो आजकल दुनिया में एक ट्रेंड बन गया है कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले इदारे हैं या वो इदारे जो ज़्यादा इमिशंस नहीं जनरेट करते, वो लोग ज़्यादा उनको पसंद करना शुरू हो गए। तो ये चीज़ फिजिकल इन्वायरमेंट में। और आप अगर जौहरी तवानाई से बिजली बना रहे हैं तो आपको बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। आपको अपना प्लांट बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे ले जाना होगा। अगर आप बहुत जहरीली गैसेस में डील कर रहे हैं, आपका अगर लोकेशन ऐसी है जो बड़ी सेंसिटिव है, तो आपको अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है और उसमें थोड़ा सा लॉ और सोशल फैक्टर दोनों मिक्स भी हो जाते हैं। डन, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इस पर इंशाल्लाह, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर हमारी किताब में, चैप्टर 17, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या और किस तरह से। तो उस वक्त मैं ज़रा और ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करूँगा इस पर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स करते हैं बिजनेस को अफेक्ट। ऑब्सलीट हो जाते हैं बिजनेसेस। सबके सब एसी बेच रहे हैं और अचानक से कोई इन्वर्टर बेचना शुरू कर दे और मार्केट में आवाज़ आए कि भाई इन्वर्टर नई टेक्नोलॉजी है, तो लोग एसी ख़रीदना बंद हो जाते हैं। प्रोजेक्टर नई किस्म के आ जाते हैं, पुराने प्रोजेक्टर फारिग हो जाते हैं, सिवाय उसके जो हमें मिले। जी, होलोग्राम आ जाएं तो ये फारिग है।
एक भी कॉलेज ये शशका दे दे कि टीचर जो है वो बच्चों के ऐसे जो है ना पास पास से फिर रहे हैं और जनाब वो 3D इमेज ऑफ टीचर मूव कर रहा है और ऊपर एक वो है 2-3 जगह से लेज़र आपस में कनेक्ट होकर वो एक 3D इमेज बना के चला रहे हैं, तो बस फिर बाकी सारे कॉलेजेस को मौत पड़ जानी है, सबको करना पड़ जाएगा कि अभी नई टेक्नोलॉजी है, ये ज़्यादा चल रही है। और टेक्नोलॉजी से बिज़नेस का क्या ताल्लुक? यस मतलब हो सकता है हम कहेंगे जी ये अभी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिशन भी है, माशरे के लिए भी ख़तरनाक है, तो वाई नॉट कि यहाँ एक LED लगी हुई हो, इस साइज़ से थोड़ी सी छोटी हो लेकिन उसका इमेज बड़ा बेहतर हो, इससे क्लास में लाइट बंद करनी पड़ती है, अंधेरा सा हो जाता है, एक अजीब सा माहौल है, LED यहाँ लगी हुई हो बेहतरीन ज़बरदस्त LED लगी हुई है, तो उसको अगर वो वाईफाई से कनेक्टेड है तो उस पर मतलब जो है वो आधा लेक्चर मैं कराऊँ, आधा यूट्यूब की वीडियो चला दूँ। मैं कहूँ इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट आपको बताऊँ, यूट्यूब टप 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 लो जी, वो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट के ऊपर 5 मिनट की एक छोटी सी खूबसूरत सी वीडियो, लेक्चर का लेक्चर, और मैं बैठ के चाय पी रहा हूँ। जैसे टीचर नहीं करते काउंटिंग वाले, आपको सवाल दे दिया सुकून से बैठ के चाय पीते हैं। थ्योरी वाला गरीब चाय छोड़े पानी नहीं पी पाता, उसको हर वक्त अदाकारी करनी है, तो रिस्पॉन्स ही नहीं, मतलब उसके पास सांस लेने का टाइम नहीं है जी। टेक्नोलॉजी और बिजनेस, जैसे नोकिया की बात की, यस वो टेक्नोलॉजी वाला मसला भी था। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी टेक्नोलॉजी के चेंज होने से? प्रोडक्शन प्रोसेसेस इंप्रूव हो सकते हैं। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें वो अपनी बुक्स की प्रिंटिंग का खर्चा आप चाह सकते हैं एक टैबलेट में एक स्टूडेंट को सारी बुक्स। बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल। मतलब ये हो सकता है कि बच्चे को पहले दिन एक टैबलेट दे दीजिए, उस टैबलेट में सारी ही इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मौजूद हो, बस उसके लिए सोसाइटी की एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। जिस दिन बच्चा टैबलेट पे लिखना शुरू हो गया ना, मैं कहता हूँ इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ जाना है। आगे गेम ही सारी ये है, आगे आपने ऑफिसेज में भी काम इसी तरह की डिवाइसेस पे करना है। तो अभी हम बच्चे को रजिस्टर पकड़ाते हैं और आगे ऑफिस में पूरा दिन वो कुछ लिखने का काम नहीं करता, सिर्फ 4 कुगियाँ मारता है किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट पर, वो भी अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हो रहे हैं। तो कितना मज़ा आया कि बच्चा एक छोटा सा बैग कंधे पे लटका हुआ साइड पे आए, उसमें से टैबलेट निकाले, टैब के अंदर जनाब उसके सारे सब्जेक्ट की ICAP की किताबें पढ़ी हुई हों, हमारी किताबें भी पढ़ी हुई हों, वहाँ पे वन नोट खोले, टीचर जो क्लास में करा रहा है वो साथ साथ उसको नोट करता जा रहा हो, या टीचर जो है वो जब वो कर ले सारा कुछ स्क्रीन पे लिख के फारिग हो तो कहे सर ज़रा मुझे शेयर कीजिएगा, टीचर शेयर करे, एक वो कॉमन नेटवर्क पे डाले, वहाँ से वो उठा के अपने लेक्चर में ले लो जी। उसके पास हर दिन का लेक्चर, ना उसका कोई सफ़ा गुम होना है ना कुछ और वो होना है, उसके पास लेक्चर मौजूद है, वो लेक्चर कभी रात के वक्त मोबाइल पर भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है क्योंकि हर चीज़ सिंक हुई हुई है। तो उसके सारे रजिस्टर वहीं आ गए, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं आ गए, टीचर के सारे नोट्स एंड आउट वहीं आ गए, कुछ अच्छी अच्छी वीडियो टीचर ने शेयर की वो बीच में आ गई, उसका सारा LMS सब कुछ एक टैबलेट। तो सोचें मतलब वो टैबलेट के साथ जो है ना, वो स्टूडेंट तो बैग भी नहीं लेके आएगा, वो ऐसे करके अपने वो पेंट में फंसाया, ऊपर कोट चढ़ाया, चलो जी कहानी ख़त्म। या ये हाथ में ऐसे करके एक बेल्ट लगी हुई होगी, उसमें एक ऐसे टैब होगा, वो बंधा हुआ होगा और बड़े यो मैन बन के वो वॉक करता हुआ आएगा, वो कहेंगे हाँ भाई तुम्हारा बैग कहाँ है? ओके, आजकल बैग कौन यूज़ करता है? अब्दी साहब ने हमने टेक्नोलॉजी पे डाल दिया, उनका स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस जो है ना वो हमें बिजनेस इंटेलिजेंस की तरफ ले गया है। प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट कम नहीं होगी, वो दरख्त भी मरने से बच जाएंगे जिनको मार के उसमें से कागज़ निकाला गया था। तो हम अपनी किताबें सॉफ्ट में देने से, हम ICAP कहता है हमारी किताबें सॉफ्ट में देने से हमने इतने हज़ार दरख्तों को कटने से बचा लिया। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है, ये कह के बच्चों को वो फ्री किताबें देनी बंद कर दी जी। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है बस जी, इसका नुकसान भी है। अगर वो टैबलेट स्नैच हो गया कोई बात नहीं गई ना, सिंक हुई हुई है क्लाउड पे। दोस्त कहाँ रह रहे हैं आप? मैं इधर अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठूं, एक फ़ाइल पे लिखते लिखते मैंने उसे सेव किया, वहाँ पे बंद किया, मैं चलते चलते रात 2 बजे मोबाइल वो करूं और मैं वहीं से उस डॉक्यूमेंट को एडिट करना शुरू करूं, वो वहीं से एडिट होगा। मेरा गूगल ड्राइव पे सारा कुछ सिंक हुआ है, जितनी भी डिवाइसेज हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे और उनके बैकअप्स अलग दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वन ड्राइव पे अलग से सिंक हुआ हुआ है, गूगल पे अलग से सिंक हुआ हुआ है। तो अब डिवाइस उड़ जाए कोई मसला नहीं है, आपका सब गूगल पे पड़ा हुआ है जी। सेव करना भूल जाएं, ये मसले भी ख़त्म हो गए। एंड्रॉयड डिवाइसेस ऑटो सेव करती हैं, ये पुराने मसले थे। आप वन नोट की फाइल एक जगह छोड़ें, बंद करें, वो वहीं से आपको दोबारा मिलेगी। दोस्त टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें तो होगा भाजन। आप अगली अटेम्प्ट अब आपकी होनी है, कंप्यूटर पे होनी है।
अभी ये इस दफ़ा तजर्बा कर रहे हैं उन पे MFA वालों पे, MSA वालों पे। MSA पे तजर्बा कामयाब हो गया तो इन्होंने दिसंबर से ऑनवर्ड आपको सबको कहना है कि बैठो कंप्यूटर पे और टाइपिंग करके पेपर लिखो। जी कंप्यूटर देंगे, अभी तो कम बच्चों पे तजर्बा किया है ना, तो उन्होंने कहा है कि वो क्या गड्डी तू ले आ पेट्रोल में बांध दिया। तो वो ICAP ने कहा है कि बच्चे लैपटॉप अपना लेके आएंगे, पावर हम सप्लाई करेंगे। मतलब ये बड़ा मज़ेदार बात है कि पावर, इंटरनेट कह देते तो ठीक था, उन्होंने कहा पावर और इंटरनेट हम प्रोवाइड करेंगे। यानी आपने लैपटॉप बगैर चार्जर के लेके जाना है, चार्जर आपको ICAP प्रोवाइड करेगा। तो बहरहाल कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, चार्जर अपना लेके जाना है। वो गलती से उन्होंने पावर लिख दिया। पावर से मुराद है कि वो जो जिस सॉकेट में लगना है वो सॉकेट ICAP देगा, लेकिन तार आपकी होगी। तो MSA के बच्चे अपना लैपटॉप लेके जाएंगे ICAP में और वहाँ पे अपना वो लैपटॉप चार्जिंग पे लगा देंगे और ICAP के पोर्टल पे वो पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो उसके बाद फिर सारे बच्चों से ICAP अपने कंप्यूटर प्रोवाइड करके C5 लेवल पे पेपर लिया करेगा। और अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो साल बाद CAF के बच्चों को वो इस तजर्बे पे ले आएंगे। ये वैसे लैपटॉप से ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि वो टच पेन के साथ टैब पे अलाउ करें। लेकिन मज़े की बात है कि उसकी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, लोगों की टाइपिंग बहुत बेहतर हो गई होती है। आप लोग फॉर्म्स में बैठे हुए हैं, आप सारा काम ही इस पे करते हैं। आप आज से साल बाद कहेंगे कि ICAP ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि आपकी लिखाई फारिग हो चुकी होगी तब तक। और लिखना किसने होता है? मैंने अपने ज़माने में तख्ती की वो सीखी थी, ठीक है, उस स्किल की आज ज़रूरत नहीं थी और वो स्किल मेरे तक पहुँची भी नहीं सही से। तो तख्ती पे लिखने के बाद भी मेरी राइटिंग कहीं से भी खुदा ना खास्ता बेहतर नहीं हो सकी। तो मतलब मुझे आज एहसास होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम एक ऐसी स्किल पे लगाया जो कि शायद माशरे में नापैद हो चुकी थी। वो उस वक्त की रेलेवेंट स्किल थी, उस वक्त के बड़ों की रेलेवेंट स्किल थी। उन्होंने आगे वाले फ्यूचर को नहीं देखा। हमें आज के बच्चों को टैब पे राइटिंग दिखानी चाहिए, हमें टैब का इस्तेमाल बताना चाहिए, हमें उनकी टाइपिंग बेहतर करानी चाहिए, उनके वो जो अंगूठे के साथ QWERTY कीबोर्ड का एक्सपीरियंस है वो बेहतर कराना चाहिए। मतलब अगर पढ़ाई है, मतलब अगर मैं ही देखूं मैंने टैब पे पढ़ना है तो मैं तो ऐसे ऐसे करता रहूँगा बस, ठीक है। और ना मतलब एक एनवायरनमेंट भी है कि मैंने उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ, ये इसमें टाइम लगेगा। बात ये है, अब ऑडिट की मिसाल ले लें, जिसने QCR के लिए आना है वो तो कहेगा भाई मुझे चाहिए आपकी ऑडिट की फाइनेंस, बिल्कुल वो लेके आए। आप उनको कहाँ मेंटेन करेंगे? उनको सॉफ्ट में दिखाते रहेंगे ये वर्किंग पेपर मैंने बनाया। भाईजान अब यही होना है, गेम अब यही होनी है। अब वो सॉफ्ट में वर्किंग पेपर चढ़ेंगे ऑडिट सॉफ्टवेयर में। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही गेम चलने लगी तो फिर क्वालिटी भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो हो गई है ख़त्म, कहाँ क्वालिटी। इसकी मैं मिसाल आपको थोड़ी सी ये बता दूँ जी, ये फाइनल के कुछ हमें आगे पोस्ट पे लड़का चाहिए था, उसको बुलाया CA फाइनेंस के लड़के हैं सर, उनसे कैश फ्लो पूछी है, उनको कैश फ्लो की आइटम्स बतानी नहीं आ रही। ऐसे ही है, एक्सचेंज गेन लॉसेस का ट्रीटमेंट कैश फ्लो में उनको नहीं आ रहा। और हम दोनों इंटर वाले लड़के एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, यार हम किसका इंटरव्यू करने बैठे हैं, CA फाइनलिस्ट का। क्योंकि क्या बिजनेस लीडर्स बना रहे हैं ना, उन्होंने कैश फ्लो नहीं बनानी, उन्होंने मार्केट को लीड करना है। ICAP वो इतना ज़्यादा आगे चला गया कि भूल गया कि दरमियान में भी एक लेयर है। ऐसी असल में उस प्रोडक्ट क्वालिटी लो होने के पीछे प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की एज और इसकी डिस्ट्रैक्शंस। इसके ऊपर भी हमने कभी सेशन करना है, अगर मैं क्लास में किसी दिन ओवर जज्बाती ना हो गया तो इसके ऊपर हमने एक अलग सेशन करना है। ये प्रॉब्लम है इस वक्त हमारी जो नई कौम आ रही है ना, वो फोकसलेस आ रही है। ये ऑनलाइन क्लासों को पसंद इसलिए भी करते हैं कि इतनी देर बैठ के टीचर बर्दाश्त ही नहीं होता, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे तक टीचर को सुने, मतलब इतनी देर में हम 40 नोटिफिकेशन ना चेक कर लें फेसबुक की। तो प्रॉब्लम ये है कि वो ऑनलाइन को इसलिए एक्सेप्ट भी करते जा रहे हैं कि उसके साथ वो अपनी डिस्ट्रैक्टेड चीज़ भी करते हैं। तो 10 साल पहले के स्टूडेंट्स, 5 साल पहले के स्टूडेंट और आज के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब लोग उस तरह से देखें, अब CA फाइनल, मतलब CA फाइनल में हम ये एक ऐसी क्लास कर रहे हैं जो टोटल 2 वे चल रही है और क्लास में इस वक्त कितने 8 बंदे बैठे हैं। मैं कल एम ही देख रहा था तो ऑनलाइन 3 अलग अलग सोर्सेज में इस क्लास में तकरीबन 150 के करीब बच्चा है। इस जगह से एडमिशन लिया हुआ है, उसने जगह से एडमिशन लिया हुआ है और सामने 8 बच्चे हैं, क्योंकि लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल है। इस क्लास में जो चली 2 वे रही है, जिसमें आपसे सवाल जवाब हो रहा है और इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, लोग इसमें आने के लिए तैयार नहीं कि इतनी देर टीचर को कौन बर्दाश्त करे और इतनी देर वो अपनी फर्म से निकल भी नहीं पाते। तो वो वीडियो देखते रहेंगे, उस वीडियो से वो लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे और दुआ करेंगे अल्लाह करे कल कुछ और बच्चे भी हों ताकि वो भी सवाल पूछें, ताकि ज़रा ज़्यादा सीखने का मौका मिले, लेकिन ख़ुद नहीं पहुँचेंगे।
अपनी लिमिटेशंस की वजह से। तो आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी ऑफ द पीपल, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ द दुनिया वो कम हो रही है, लेकिन दुनिया अब ये मानती है कि उनको वो स्किल्स चाहिए जो फ्यूचर दौर की हैं। यानी कि वो बंदा जो आपके पास कैश फ्लो सही से नहीं बता पा रहा, हो सकता है उसको कुछ ऐप्स ऐसी यूज़ करनी आती हों कि आज से 3 साल बाद वो 25 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, और उसको अल्टीमेटली आपके पास जॉब करके क्या करना था, पैसे कमाने थे, तो उसने वो एक डिफरेंट स्किल पे काम कर लिया। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं कह रहा कि वो बंदा ऐसा हो, लेकिन दुनिया बदल गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ये सारे जो बिजनेसेस हैं, देसी बिजनेस, वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते जा रहे हैं। पहले लोग नहीं पसंद करते थे एक छोटी सी ऐप जिसके ऊपर अकाउंटिंग हो रही है, अब पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस छोटी छोटी ऐप्स पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब बनानी नहीं पड़ती वो चीज़ें जो SAP, ओरेकल, कितने बड़े बड़े सोल्यूशन होते थे। एक ओडो, एक वेबसाइट ने दुनिया की नाक में दम किया हुआ है, सीधी सी वेबसाइट है, $4 की सब्सक्रिप्शन है हर एक्स्ट्रा यूनिट की, और इस वक्त लोग ओरेकल, IT शाइटी सब भूल के उसके ऊपर सारी चीज़ें कर रहे हैं। सर आप ठीक कह रहे हैं, आज उसके ऊपर भी आ रहे हैं कि ये अगर हम सैप अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सैप एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर ये कहते हैं ना यार मैं सीधा सीधा चला जाऊँ, वो आपको सीधा सीधा जाने नहीं देगा। ऐसे ही है। आप हमारी मैनेजमेंट समझ के बैठी है, सैप आ जाएगा, बंदे कम हो जाएंगे, ना ना, और हमें अजियत हो लगता है जाएगी, बंदे कम नहीं होने, बंदे और बढ़ जाने हैं। ऐसे ही। हमारे पास इतना डिसिप्लिन स्टाफ नहीं है जो उसके जो रमूज़ों काम है उसको फॉलो कर सके। ठीक है, उसमें एक डिसिप्लिन की गलती करने का मकसद ये है, आपने इम्पोर्ट के टाइम प्रोजेक्ट टैग नहीं किया, उसकी अगली सारी रिपोर्टिंग डिस्टर्ब हो गई डिस्टर्ब। लोग एक दफ़ा गलती करेंगे, दूसरी दफ़ा गलती करेंगे, निकाल दिए जाएंगे, कुछ नए लोग आएंगे, वो उसे फॉलो करेंगे। बिज़नेस को फिर इंसान की इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिज़नेस को कुछ मशीनें चाहिए होंगी जो आएँ, जिनको बताया जाए आपने ये 10 चीज़ों पे टिक करना है, जो टिक नहीं करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली वो जो ओनर समझता था कि उसके पास क्वालिटी का स्टाफ नहीं आ रहा, उसने क्वालिटी का सिस्टम बना लिया, और सिस्टम में वो मशीनें लगा देगा। मशीनों से मुराद है वो इंसान जो सोचने की सलाहियत नहीं रखते, जो बहुत अच्छे नहीं हैं, जो कि हर वक्त फेसबुक पे भी बैठे रहते हैं। उन इंसानों से इतना आउटपुट ले लिया जाएगा कि इदारे के लिए काफ़ी होगा। ख़त्म हो गया, सही कह रहे हैं। फिर आप डिपेंडेंट हो गए सॉफ्टवेयर के ऊपर। हमारे पास इधर ऐसे ही लड़के बैठे हैं, उनको सिर्फ ये पता है मैंने बैंकर सीट डालनी है, इसके अलावा उसको कोई दूसरी एंट्री भी दे दें वो पूछने बैठ जाएगा इसको मैंने डेबिट क्यों करना है, क्रेडिट क्यों करना है। ऐसे ही है। तो अभी शायद मिसफिट हो सकता है कुछ महीने, कुछ साल बाद। और टीम आके बैठती है तो टीम को खुद नहीं इतनी अकाउंटिंग की नॉलेज, उसको आपने अपना सारा प्रोसेस खुद बताना है। पहले ऑडिटर अकाउंटेंट्स को बताता था, अब अकाउंटेंट इदारे वाले ऑडिटर को कहते हैं यार खुदा का खौफ करो, तुम तो अपनी अकाउंटिंग सीधी करो। और वो जो कैश फ्लो वाली बात मैंने की ना सर, मैं इसलिए ऐड करना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि उसको जब भी उसकी कैश फ्लो अटकी होगी ना, उसने खुद कभी कोशिश नहीं की होगी कि मैं बैठ के टैली, ऐसा ही है। वो हमेशा से निकलता रहा होगा डिपेंडेंट होके, आज वो आंसर नहीं कर सकता। ऐसा ही है। मेरी भी कैश फ्लो अटकी थी पहले। हाँ, लेकिन बंदा फिर उस पर उलझता है, उसको देखता है, सीखता है। लेकिन अभी हाफ ईयरली अकाउंट्स नहीं है, वो मुझे साथ वाला कह रहा अच्छा यार मुझे दे, मैं देखता हूँ। मैं क्या क्यों यार, मैं अपने लिए चैलेंज करके बैठा हूँ, मैंने कब नहीं करना इसमें। ऐसे ही है। अगर मैं यही आप पे डिपेंडेंट करूँगा, और हमेशा तंग करती है लेकिन हो जाती है। हाँ, अब चूंकि आपने उस पर केयरफुली काम किया, अब आए बिजनेस की तरफ। बिजनेस आप जैसे अच्छे लोग कितने सेंस कर रहा है? आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते जा रहे हैं। ऐसे ही है। मैं रात 2 बजे तक बैठ के यहाँ पे काम कर रहा था। नया कोई टीचर जो है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठे उसे मौत पड़ जाती है, और फिर वो हमसे पूछता है जी आप पुराने टीचर्स ने कब्जा किया हुआ सारी मार्केट पे, आप हमें आने नहीं दे रहे। तो हम कहते हैं यार कम से कम उतनी मेहनत तो करो। ऐसे ही मतलब हम इसलिए टॉप पे नहीं है कि जी हमारा कोई 10 साल पहले से नाम चला आ रहा है, हम आज भी उतनी एफर्ट कर रहे हैं जो एक नया टीचर नहीं कर रहा। तो वो एफर्ट करने वाली कौम आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही है। ऐसे ही है। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा नहीं हूँ। हो सकता है एक टीचर व्हाट्सएप पे बड़े अच्छे से स्टिकर भेज के बड़े तेज़ी से रिप्लाई करके मुझे पीछे छोड़ दे, क्योंकि उसने अपनी रेलेवेंट पॉपुलेशन की नीड को समझ लिया। मेरे तक पहुंचने का क्या तरीका है, मेल करो। अब आज का बच्चा कहता है मेल क्यों करें, मैं व्हाट्सएप करूँगा। तो अब मुझे बदलना पड़ेगा, ये भी प्रॉब्लम है। टाइम के ठीक है, जब हम बिजनेस में बैठे हैं तो हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ सोशो कल्चरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन की क्या डेमोग्राफिक्स है, लोग कैसे सोच रहे हैं। नोकिया उलझा इस बात पे कि ये क्या थकी हुई प्रोडक्ट दे दी। मतलब मुझे याद है हम लोग गेम्स खेला करते थे, 8-8 GB की गेम होती थी, टॉम रेडर है जनाब, वो ऐसी ज़बरदस्त गेम है। और कॉम किस गेम पे लग गई एंड्रॉयड के बाद, कैंडी क्रश, फ्रूट सागा,
हिल क्लाइंब रेसिंग, वो गाड़ी जा रही है, छलांगे मार रही है, वो सारा मतलब किस लेवल की इंटेलेक्चुअल गेम, कैसी बड़ी ग्राफिक्स वाली गेम, 8-8 GB वाली गेम्स को छोड़ के हम आगे ऐसी उसमें, और वो भी बीच में क्रैश हो जाती थी, लेकिन आसान थी, स्मार्ट थी। आप लेटे लेटे आराम से सोने से पहले 2-3 दफ़ा गाड़ी को जो है वो हरा जता सकते थे, 3-4 जगह वो स्टेज कंप्लीट कर सकते थे। तो फिर क्या होता था, लोग उस तरफ शिफ्ट होते गए। नोकिया ऐसे ही सोचता था, नोकिया को सिस्टम चाहिए था, डिसिप्लिन चाहिए था। उसने कहा क्या फजूल चीज़ है, एंड्रॉयड ये तो बेकार सिस्टम है। हम एक मजबूत सिस्टम वो कर रहे हैं। सिम्बियन सिस्टम था, उसके ऊपर चल रहे होते थे। उनके बहुत सारे जो फ़ोन हैं वो विंडोज़ से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। वो एक बड़ी डिसेंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मार्केट की थकी हुई टेक्नोलॉजी, बट यूज़र की प्रेफरेंस थी वो थकी हुई टेक्नोलॉजी। उनको अपने हाथ में मोबाइल में इंटरनेट मिल गया ना, मोबाइल में कंप्यूटर मिल गया, तो उन्होंने कहा जैसा भी मिला कोई मसला नहीं। रैम होती थी जनाब 8-8 GB, और इन डिवाइसेस में रैम जो शुरू में आई है वो 64 MB आई, फिर 128 MB आई, चलते चलते अब मेरे मोबाइल में इस वक्त 12 GB की रैम है, और ये इतनी दफ़ा हैंग होता है। और मेरे सिस्टम में 4 GB की रैम है, और इससे कहीं भारी चीज़ें चलाता है और बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि विंडोज़ पे चलता है। लेकिन विंडोज़ पीछे रह गई, एंड्रॉयड आगे आ गया, और अल्टीमेटली विंडोज़ को भी अपना स्मार्ट वर्जन उस तरह का देना पड़ा जो कि टच स्क्रीन भी हो। अब ये विंडोज़ 10, 11 ये सारे के सारे अब मल्टीपल उस पर, अब ये टैब पे भी चलेगी, उस पर भी चलेगी, मोबाइल पे भी चलेगी। तो सोसाइटी को भी समझना ज़रूरी है, लोग सोचते क्या हैं, लोग बिहेव कैसे करते हैं, लोगों पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड है। मेरी पॉपुलेशन में 80% अगर फीमेल्स हैं और मैं मेल्स के लिए प्रोडक्ट सोचता रहूँ तो मज़े की बात तो नहीं है। मैं जनाब यहाँ पे ख़वातीन का एक बड़ा ज़बरदस्त सा डिपार्टमेंट बनाऊँ, और मैं ख़वातीन की लाइब्रेरी भी अलग से बनाऊँ, एक बड़ा सा कॉमन रूम भी बनाऊँ, पता ही लगेगा 7% ऑफ टोटल लोग जो कॉलेज में फिजिकली पढ़ रहे हैं वो ख़वातीन हैं। तो मुझे अपनी पॉपुलेशन के डायनामिक्स भी तो समझने हैं, उनके डेमोग्राफिक्स भी तो समझने हैं, उसमें फ़ीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, उसमें बड़ी एज के कितने हैं, छोटी एज के कितने हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। अगर मैं सीए फाइनल के स्टूडेंट को नहीं समझूंगा और मैं इनसे 50,000 रुपये लूँगा कि भाई कैफ का बच्चा तो 25,000 देता है, तो आप लोग तो बड़ी वाली तालीम ले रहे हैं, 50,000 दो, तो मेरा तो नहीं कॉलेज चलेगा। अनलेस कि मैंने उन्हें बहुत पहले से बेवकूफ़ बनाया हो, मैंने कैफ में ही उनसे पैसे इतने सारे निचोड़ लिए हों कि उन्हें पता ही ना हो कि अच्छा मार्केट में और ऑप्शंस भी हैं। तो कहने का मतलब है कि अपनी डेमोग्राफी, अपनी सोशल को, इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कुछ हम लोगों का ये भी है ना कि वो आसानी के टाइम पे वो मज़ीद अपने आप को आसान कर लेते हैं बजाय मेहनत करने के। ऐसे ही है। तो बस अब यही है कि हमने नए ज़माने के हिसाब से चीज़ों को देखना है, समझना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ईजी हो जाना है, हमने उसके हिसाब से अपने आप को अमेंड करना है। कुछ बातें हमें बुरी लगेंगी, सिस्टम बड़े अजीब तरीके से चल रहा होगा, बट अगेन हमें ये समझना है कि ये नीड है। मतलब इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स है, इस पूरे कॉलेज को वो बंदे चाहिए जो अच्छे बातूनी हो फ्रंट ऑफिस के लिए, वो बंदे जो व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा डील कर सकते हो, वो लोग जो कि एक LMS के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकते हो, वो जिनको वीडियो एडिट करनी आती हो, अपलोड करनी आती हो। मुझे वो बंदे चाहिए ही नहीं अब जो वो मेरे दौर की स्किल्स वाले हों, चूँकि वो प्रोडक्ट्स में वो एलिमेंट ही ख़त्म हो गए। अब प्रोडक्ट के जो नए एलिमेंट्स हैं, जो यूज़र्स को जो चीज़ चाहिए वो वाली चीज़ें हैं जो आज के दौर के लोग। तो हो सकता है उस बंदा, मेरे पास जो बंदा है उसको बहुत सारी चीज़ें ना पता हो, लेकिन उसको ऐप अच्छी चलानी आती हो, तो मुझे बदलना होगा और मुझे एक हल्की क्वालिटी की प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिनको सर्व कर रहा हूँ वो भी तो हल्के हैं। मैं आज लॉ में उस तरह का लेक्चर दे दूँ जिस तरह से मैं 10 साल पहले देता था, लोग मर जाएंगे। ये नहीं होता था। मैं स्क्रीन पे वहाँ लिखता था सेक्शन 1 से लेके, मतलब फॉर एग्जांपल सेक्शन, मुझे याद है मैं मीटिंग शुरू होती थी, मैं कहता था सेक्शन 131 से सेक्शन 157 तक। फिर मैं सेक्शंस को सेक्शन के साथ जोड़ के पढ़ा रहा होता था, ये वाले सेक्शन को सेक्शन के साथ जोड़े, इसका ये रिजल्ट निकलता है, इसमें जो बात है वो वाले सेक्शन में नहीं है। आज का बच्चा तो कहेगा नहीं सर, कोई किताब दें, कोई नोट्स लिखे हुए हों, उसमें बताएं कि क्या है। मैं कहूँगा भाई बेयर लॉ में लिखा हुआ है। सर वो तो मुश्किल लिखा हुआ है ना, आप ज़रा हमें कोई पॉइंट्स बना के दे दें, बुलेट्स बना के दे दें। इस वक्त सीए फाइनल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो किताब चलती है ABM की किताब चलती है। पूरे पाकिस्तान के सारे सीए फाइनल के सारे टीचर्स की सारी किताबों में, मेरी 3 फाइनल की किताबों में मैं जिसको सबसे हल्की किताब मानता हूँ वो SPM की किताब है। मैंने कोई इसमें बहुत तूफ़ानी वैल्यू एडिशन नहीं की, मैंने को बहुत बड़े कंटेंट से लड़ झगड़ के उसको आसान नहीं बनाया। ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को डील करना बहुत मुश्किल था, कॉर्पोरेट लॉ के नोट्स बनाना बहुत मुश्किल था। ये ICAP की किताब की सीधी सीधी चीज़ों को सिर्फ बुलेट्स में कन्वर्ट करना इतनी बड़ी साइंस नहीं थी, लेकिन यूज़र की नज़र में ये किताब बढ़िया है। मैं
उन्होंने उसको वो नुस्खा बना लिया है कि किताब उठाओ रट्टा मारो पेपर निकल जाता है, ना निकले तो अगली दफ़ा निकल जाता है, ठीक है। टीचर भी साइड पे कर दिया उन्होंने, मतलब वो कॉमन, मतलब कराची में, इस्लामाबाद में ये माना जाता है। इवन लाहौर में भी अक्सर फॉर्म में आपको लोग मिलेंगे, वो कहेंगे यार वो आब्दी साहब की किताब उठानी होती है, बस उसे हाथ भी लगा दो तो 30 नंबर आ जाते हैं। मतलब वो उसको ना एक वो मुकद्दस वो बना के उन्होंने सजा के रख लिया कि ये किताब लेने से पेपर पास हो जाता है। लेक्चर तो लेना पड़ेगा, लेक्चर तो बहुत आगे की बात है, किताब भी कभी कभी खोलनी होगी, बस एक किताब पकड़। तो ये उस तरह की ऑडियंस है। तो फिर अब मैं कहूँ कि नहीं मैं बीएम में बहुत आउट क्लास काम करूँगा, बड़ी क्वालिटी की चीज़ बनाऊँगा, लोग कहेंगे क्या थकी हुई सी बात है, उनको थकी हुई प्रोडक्ट चाहिए। तो जहाँ मुझे शौक पूरा करना है मैं कर रहा हूँ, मैं ऑडिट और लॉ में बहुत प्यारा काम कर रहा हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन बच्चों को वो नहीं पसंद, बच्चों को ये पसंद है। तो जो बिकता है वो भी तो बेचना है। मैं बिजनेस लॉ नहीं पढ़ाना चाहता, मेरा पेपर ही नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे एसपीएम अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ एसपीएम पढ़ाऊँगा तो कॉलेज नहीं चलेगा। तो मुझे बिजनेस लॉ पढ़ाना है अगर मैंने कॉलेज चलाना है। तो कभी कभी आपको कंज्यूमर को भी देखना होता है, कंज्यूमर की क्या ख्वाहिश है, वो किस तरह से चाहता है, उसकी क्या नीड है। मैं बहुत हाई क्वालिटी की ऑनलाइन लेक्चर्स बनाता हूँ, कैमरे वाले नहीं, दूसरे स्क्रीन कंटेंट पे बहुत अच्छा कंटेंट होता है, बट लोग कहते हैं कि हमें स्क्रीन पे टीचर नज़र आए। मैं फिजिकल क्लास में उतना नहीं पढ़ा सकता जितना मैं ऑनलाइन में ऑलरेडी रिकॉर्ड करा के बैठा हूँ, लेकिन लोगों को वो नहीं चाहिए, लोग कहते हैं बस टीचर चलता फिरता नज़र आ रहा हो हमें। तो फिर कभी कभी आपको माशरे को भी देखना पड़ता है, नहीं देखेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ जगह अपनी पसंद की प्रोडक्ट भी चलाते रहते हैं और कुछ जगह मार्केट के साथ मिक्स एंड मैच चलते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि मार्केट के वो बच्चे जो बाहर हैं वो हमें मारना शुरू कर दें, क्योंकि क्लास का टाइम जो है ना वो ओवर हो चुका है। तो पेस्टल के ऊपर हम लोगों ने एक बड़ी थॉरो डिस्कशन की है। ऑल्दो सोशल पे जो डिस्कशन हुई है वो अभी काफ़ी नहीं है, मेरा अभी पेट नहीं भरा, थोड़ी सी इस पर डिस्कशन कल भी करते हुए हम इससे आगे की तरफ चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो कल इसको यहीं से आगे चलाते हैं। तो किताब में आज हमने तारीखी तौर पर सबसे कम पढ़ा। असल में वो अब वो बड़े चैप्टर्स खत्म हो गए ना, वो चैप्टर्स भी तो बहुत बड़े थे ना, उधर तो हमें तेज़ी से गुजरना था। अब लॉजिकली समझ के इंशाल्लाह चलते रहेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।